हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी बच्चों का यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, बुनियाद सीरीज आपकी चल रही है और इसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं लास्ट क्लास, जो कि पॉलिटी एनसीईआरटी 8 की होगी। ठीक है, पॉलिटी एनसीईआरटी 8 का लास्ट क्लास होगा। फिर हम कल से 9 जो क्लास है आपकी उसे शुरू करेंगे, समझेंगे उसमें कि आखिर लोकतंत्र को हमने क्यों चुना और लोकतंत्र क्या है, ये कल का विषय होगा। आज की क्लास में हम बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज की, लॉ एंड सोशल जस्टिस की एंड कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन की। यानी जब हम हाशियाकरण की बात करते हैं तो उसमें ऐसे कौन से नियम प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से जो प्रावधान है वे किए गए हैं कि समाज, सोसाइटी में जो ऐसे लोग कोने पर ढकेल दिए गए हैं, किनारे पर जिनको ढकेल दिया गया है, उनको कैसे मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, इसके लिए प्रोविजन किए जाने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो कोशिश करो कि अपनी स्टडी जो है वह डे बाय डे थोड़ा सा आप उसमें 5 और 10 मिनट्स या फिर हाफ आवर एंड 1-2 जो भी आप बढ़ा सकते हो उसमें इंक्रीज करें, कम ना करें। कभी कभी ये होता है कि ठीक है आपकी पढ़ाई नहीं हुई अगर 2-3 दिन में, ठीक है, तो यहां पर आपको ये नहीं करना है कि ठीक है अब छोड़ ही दो, आगे से होनी ही नहीं है। 2-3 ठीक है, होता है नॉर्मली जब एक लंबी तैयारी हम कर रहे होते हैं तो यहां पर 1-2 दिन का गैप होना बहुत नेचुरल सी बात है। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि तीसरे दिन से आप जो है अपनी कंटिन्यूटी, अपनी जो रिदम है उसको पकड़ ले, उसे ब्रेक ना करें। सो देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, ठीक है, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट में पब्लिक फैसिलिटी की बात करेंगे, लॉ एंड सोशल जस्टिस की बात करेंगे। याद रखना कि ये जो चारों टॉपिक है बच्चों, ये आपके सोशल जस्टिस से एक तरह से जुड़े हुए हैं और यहां पर इसमें एक 2-2 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि मैम एक दिन में कैसे आप 3 टॉपिक खत्म कर रही है, तो बच्चों इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। ठीक है, पढ़ने के लिए इसमें बहुत कम है। देखो, इसके पहले हम बात कर चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, सेक्युलरिज्म की, पार्लियामेंट एंड मेकिंग लॉज की, जुडिशरी की। काफी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स थे। जिन बच्चों ने नहीं देखी है क्लास, प्लीज एक बार देख लीजिए। साथ ही आप सभी का बच्चों यूपीएससी हिंदी वाला लॉन्च हो चुका है और उस पर आज शाम को 5 बजे से करंट अफेयर की जो क्लास है वह लाइव होने वाली है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता, संसद, कानूनों का निर्माण, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। ठीक है, तो आज जो ये है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज जो ये है हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम कल बात करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक पार्ट 1 की, ये हमारा कल से शुरू हो जाएगा। तो देखो, आज की क्लास में टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट होगा इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, कि आखिर किस तरह से हम मौलिक अधिकारों को लागू करके जो मार्जिनलाइजेशन है, जो हाशिए पर लोग हैं, उनके लिए हमने अधिकार दिए हैं, उनके साथ न्याय की बात की है। लॉ फॉर द मार्जिनलाइजेशन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, आप देखेंगे कि SC/ST जो एक्ट है, जो ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, जो आदिवासियों के लिए जो एक्ट बने हुए हैं, उसमें काफी सारे उनके लिए राइट्स दिए गए हैं, कानूनी अधिकार दिए गए हैं। प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ दलित एंड आदिवासी, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एंड 1989 में एक और एक्ट बनता है जो आदिवासियों की डिमांड को फुलफिल करता है। देन नेक्स्ट हमें बात करनी है सोशल जस्टिस। ठीक है, सामाजिक न्याय कैसे जुड़ा हुआ है हाशियाकरण से, पब्लिक फैसिलिटीज क्या है, गवर्नमेंट को इसको प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बात कहता है। लॉ एंड सोशल जस्टिस की हम बात करेंगे। ठीक है, एंड आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 की हम बात करेंगे। ठीक है, इट्स नॉट अ 39, इट्स अ 30 बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि समाज का ऐसा व्यक्ति जो एक हाशिए पर खड़ा है, एक साइड में उसको जहां धकेल दिया गया है, जहां पर उसको वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जो कि किसको अवेलेबल है, बाकी समाज के लोगों को अवेलेबल है। तो लास्ट हमने देखा था कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक पेज की बच्चों हम बात करेंगे तो इस पे ये जो मार्जिन खिंचा रहता है, जहां पे आप 1, 2, 3 एंड बाकी अपना सीक्वेंस मैनेज करते हैं, तो यहां पर एक काफी छोटा हिस्सा होता है। बस ठीक इसी तरह से जब हम पूरी सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में मान लीजिए इतने जो ये पूरा जो हिस्सा है ये किसकी, उस मेजोरिटी के पास है, उस पावरफुल लोगों के पास है। ठीक है, जिसके पास एजुकेशनल, पॉलिटिकल, वेल्थी है जो लोग, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समाज के साइड में ढकेल दिए गए और इनके पास बहुत कम राइट्स है, बहुत कम अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है। ये हाशियाकरण, मार्जिनलाइजेशन हमने पढ़ा था। ये कई वजह से हो सकता है कि भाई सामने वाला गरीब है, अनएजुकेटेड है, किसी डिफरेंट कास्ट का है, डिफरेंट रिलीजन का है, कई ऐसे कारण हो सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा था
कि आखिर आदिवासी जो है वह कौन है, ये रिवीजन करा रही हूं जो हमने लास्ट में पढ़ा था। आदिवासियों का मतलब क्या है कि किसी स्थान पर, किसी जंगल या किसी और जगह पर रह रहे जो मूल निवासी वहां के थे, ठीक है, जो वहां के ओरिजिनल, जो वहां पे लोग काफी समय से रह रहे थे, कई पीढ़ियां उनकी रह रही थी, वो आदिवासी थे। वहां पर उनको फॉरेस्ट पर उनका राइट था, कंट्रोल था, लेकिन धीरे धीरे ऐसे लॉ मेकिंग किए गए कि उनका जो अधिकार है वो खत्म हो गया और उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया बिकॉज ऑफ, जब हम अभी बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इस आर्थिक जो विकास था इसने क्या किया, आपने ऐसे वहां पर मान लीजिए कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया या फिर आपने वहां पर कोई डैम बनाया है, ठीक है, या फिर आपने उसे रिजर्व घोषित कर दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया, नेशनल पार्क घोषित कर दिया, तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि उसे नो मैन जोन बनाते हैं कि भाई यहां पे कोई नहीं रहेगा। और यहां पर जो लोग पहले से रह रहे थे आपने उन्हें यहां से भगा दिया, और जब उन्हें यहां से भगाया वो जब सिटी में पहुंचे तब वो कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि उनका जीवन निर्भर था उन जंगलों पर, उनकी आजीविका, उनकी लाइवलीहुड जो थी वह डिपेंड थी फॉरेस्ट पर। तो यहां से क्या हुआ कि अब वो जो है वो तबका समाज में गरीब होने लगा। जब वह सिटी में जो तबका आया, ना वो एजुकेटेड था, ना उसके पास संसाधन थे, ना उसके पास वो रिसोर्सेस थे जो बाकी लोगों के पास थे। ऐसे में वो कहीं जाके सर्वेंट बन रहा है, उनके घर की महिलाएं जो है वह उनके यहाँ साफ सफाई का काम कर रही हैं। तो ऐसे में इस तबके के लिए गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारे प्रोविजन किए गए, ठीक है। तो आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग हमने समझा था कि जब आपके दिमाग में ख्याल आता है कि आदिवासी मतलब क्या, कि टोपी लगाए होंगे, रंग बिरंगे चीथड़े टाइप के कपड़े पहने होंगे, डांस कर रहे होंगे, है ना। और डेवलपमेंट की हमने उसमें जो प्रभाव देखा कि डेवलपमेंट जैसे जैसे होता गया वो जो है उनका लाइवलीहुड छिनता गया, ठीक है, उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया उस जगह से। और फिर कई बार ऐसे आंदोलन भी होते। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि सरदार सरोवर डैम की जो ऊंचाई है उसको बढ़ाने के लेकर रिसेंटली। माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, माइनॉरिटीज में जैसे कि हमने SC STs की बात की, एंड इसके अलावा हमने जो मुस्लिम वर्ग है इसकी बात की कि भाई अगर ये अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, इनके पास जो अवसर है वह अवेलेबल नहीं है, इसका कारण क्या हो सकता है, पॉवर्टी हो सकता है। सो मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है, ऑक्यूपाई द साइट्स नॉट द सेंटर ऑफ द थिंग्स, मतलब चीजें जो है वह उनके केंद्र में नहीं है, उन्हें ढकेल दिया गया है कॉर्नर पर। ये हमारी लास्ट क्लास थी। अब देखो ये आप समझ गए, एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा, आंसर भी दे रखा है मैंने, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप सभी। अब देखो आगे हम चलते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एकदम जुड़ा हुआ है, बस इसी के आगे का स्टेप है, सिर्फ चैप्टर दूसरा है, आपको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि सेकंड चैप्टर शुरू हो गया, उसी का पार्ट है, ठीक है। अब देखो कैसे बच्चों कि जब हम उन्मूल इसकी बात करेंगे कि आखिर ये जो हाशियाकरण है इसको समाप्त कैसे किया जाए, हाशियाकरण जो था इसका उन्मूलन कैसे हो, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट हमें केवल दो बातें इसमें पढ़नी है कि इसके लिए एक तो हमारे फंडामेंटल राइट्स है और दूसरा कुछ ऐसे लॉ है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल देखो 15 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 15 है, ठीक है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 है, ठीक है। 15, 17, 29 एंड 30, ये जो 4 आर्टिकल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन करते हैं और हमें फंडामेंटल राइट के रूप में कई ऐसे प्रोविजन, कई ऐसे जो राइट्स है वह प्रदान करते हैं जिससे हम निपट सकते हैं इनसे। इसके अलावा देखो कि एक तो हो गया फंडामेंटल राइट एंड दूसरा हो गया बच्चों लॉ, ठीक है। एक क्या हो गया फंडामेंटल राइट और दूसरा हो गया लॉ। लॉ में आप देखेंगे कि SC ST एक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ जो एट्रोसिटीज आपका एक्ट था, अत्याचार निवारण, ये लाया गया कि SC STs के लिए जो अत्याचार हो रहे हैं उसको खत्म किया जा सके, और आदिवासियों के लिए 1989 आता है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट आपका फॉरेस्ट एक्ट 2006 है उसकी हम बात करेंगे, UPSC ने वहां से क्वेश्चन पूछा था। तो ये जो चैप्टर है वह आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा लास्ट मैंने आप सभी को कहा था कि जो इक्वालिटी है वह वैल्यू भी है और वो आपका राइट भी है। काफी बच्चों ने आंसर लिखा, वेरी गुड, उन सभी के लिए आपके आंसर जो है वह देखे गए हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कि जब हम हाशियाकरण की बच्चों बात करेंगे कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, ठीक है, हाशियाकरण का उन्मूलन या हाशियाकरण से निपटना। अभी तक हमने कारणों पर बात की लास्ट कि भाई क्या कारण हो सकते हैं,
और क्या प्रयास जो है वह किए जा सकते हैं। अब इसमें हम दो बातें मुख्य रूप से जो जानेंगे, सबसे जो आपका फर्स्ट है कि आखिर ऐसे कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं। बच्चों नोट्स बनाइए, जब क्लास के बाद आप देखेंगे आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा, आपको रिवीजन करने के लिए रहेगा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फंडामेंटल राइट्स एंड सेकंड वन इज फंडामेंटल राइट्स हमने देख लिए, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे जो लॉज हैं वह होंगे जिससे कि हम इससे निपट सकते हैं। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स पर कि आखिर ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें हाशियाकरण से निपटने में मदद करते हैं। तो देखो संविधान में क्या किया गया है कि बहुत सारे ऐसे जो सिद्धांत है उसको लिखा है ताकि जो हमारा समाज है वह डेमोक्रेटिक रहे, वह लोकतंत्र बना रहे। क्लास 8 को हम शुरू करेंगे कल से, ठीक है, सॉरी 9 को, और 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है वह है कि लोकतंत्र क्या और क्यों, है ना, क्या है लोकतंत्र एंड क्यों हमने लोकतंत्र को अपनाया। बहुत इंटरेस्टिंग है, विश्व में कब लोकतंत्र है। अब थोड़ा सा जो क्लास 9 से है वह आपके जो सब्जेक्ट है, जो आपके टॉपिक्स, उसकी लेंथ बढ़ने लगती है, उसकी डेप्थ बढ़ने लगती है, उसका जो मैटर है, जो मटेरियल है वह बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा कि शुरुआत में आपकी 6-7 की जो क्लासेस है वह थोड़ा सा कम ड्यूरेशन की थी और अब आपकी जो क्लास है वह 1.5 से भी ज्यादा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब जो है हम इन टॉपिक्स को इससे कम में कवर नहीं कर सकते क्योंकि आपको काफी पढ़ना है, तभी तो बेसिक स्ट्रांग होगा ना। तो यहां पर देखो बच्चों कि हमारा जो संविधान है वह कई ऐसे हमारे लिए प्रोविजन करता है कि हमारी जो सोसाइटी है वह डेमोक्रेटिक रहे और सभी को जो है वह समान अधिकार रहे। तो ऐसे में फंडामेंटल राइट्स इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया संविधान का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो पार्ट 3 है संविधान में, फंडामेंटल राइट्स कहां पर है आपके पार्ट 3 में, और आर्टिकल क्या है 12 to 35, ठीक है। 12 और 13 में दूसरी बातें की गई है। 14 से आपका राइट टू इक्वालिटी शुरू होता है, राइट टू इक्वालिटी। फ्रीडम की बात करेंगे, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपको एजुकेशन एंड कल्चर का राइट है, एंड फिर इन सभी अधिकारों को मनवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आपका आर्टिकल 32 है। तो बच्चों फंडामेंटल राइट में आप आर्टिकल 15 की हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 15 जो है ये इक्वालिटी में आएगा आपका, और ये कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन, आप जो भेदभाव है वह 5 आधारों पर नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी नागरिक के साथ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो जो भेदभाव है वह 5 आधारों पर नहीं किया जाएगा, और इसमें कौन कौन से बेस पर नहीं किया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट है आपका रिलीजन, धर्म के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। वंश, आपकी जाति, प्लेस ऑफ बर्थ, लिंग के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर। ये 5 ऐसे आधार हैं, ठीक है। आप इनके आधार पर किसी के भी साथ जो भेदभाव है वह नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 15 कहता है और इसको प्रतिबंध करने की बात करता है। देन सेकंड जो आपका आर्टिकल है आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, ठीक है। अब देखो ये उन्मूलन में कैसे सहायक है, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, आखिर इसमें कैसे सहायक है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जैसे आपको आदिवासी SC STs है, ठीक है, आप उससे किसी भी आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते। तो एक तरह से इनके सशक्तिकरण के लिए प्रावधान हुआ ना, फंडामेंटल राइट में नहीं हुआ, डेफिनेटली हुआ। अब देखो आर्टिकल 17 कहता है बच्चों कि अनटचेबिलिटी जो है समाज में इसका उन्मूलन किया जाएगा, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। किसी को कास्ट के आधार पर आप पवित्र समझना, उसके साथ भोजन ना करना, उसके साथ बैठना नहीं एक साथ एक ही जगह पर, ठीक है। तो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी है इसका उन्मूलन किया गया। और दूसरी बात, इसकी प्रैक्टिस पर भी प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। याद रखना कि इस पर प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, और साथ ही इसे एक ऑफेंस भी करार दिया।
ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया आर्टिकल 17 में कि आप जैसे मान लीजिए समाज के एक ऐसे वर्ग पर जो लोग हैं SC STs हैं, आप उनसे अस्पृश्यता का जो व्यवहार है वह नहीं कर सकते। साथ ही याद रखना कि इससे एक पनिशेबल जो ऑफेंस है वह बनाया गया कि दंडनीय अपराध होगा अगर आप ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, अब देखो दो और आर्टिकल है आपके, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 एंड 30 इसे भी हम यही समझते हैं, लॉ को हम नेक्स्ट पे देख लेंगे। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका ये एंड सेकंड हो गया आर्टिकल 29 एंड 30। देखो ये क्या कहते हैं, आर्टिकल 29 एंड 30 जो है वह आपको शिक्षा और संस्कृति को संरक्षण का जो अधिकार है वह देते हैं अल्पसंख्यकों को, और अल्पसंख्यक में SC ST एंड बाकी जो माइनॉरिटीज ग्रुप है वो भी आ गए। तो आर्टिकल 29 एंड 30 कहता है फ्रेंड्स कि यहां पर 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, आपकी जो भाषा है, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, आपकी संस्कृति संरक्षण आपकी भाषा की बात करता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वह इसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, एंड माइनॉरिटीज। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 कहता है यहां पर तो आपको संरक्षण का अधिकार दे दिया कि आपकी जो संस्कृति है, जो अल्पसंख्यकों की संस्कृति है, आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए, आप उसको मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, आर्टिकल 30 क्या कहता है, 30 कहता है कि आप ऐसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बना सकते हैं, इनको आप प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 30 कहता है। देखो साथ साथ में आर्टिकल से याद कर लो, मैं फिर आपको एक बार कहूंगी बच्चों कि अगर आप ये सोचो कि आप पूरे 395 जो आपके 395 जो आर्टिकल्स हैं, हालांकि आप कुछ बच्चे सोचेंगे मैम अब तो 450 है या फिर 4 आपको गलत अलग अलग जगह 495 कहीं 480, तो उसमें जैसे जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, जो भी अमेंडमेंट हुए, उन सभी को भी काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो वहां पर आर्टिकल अभी भी आप 395 ही पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या है कि ऐसा कभी नहीं आएगा कोई ऐसा दिन कि आप सोचो कि सारे आर्टिकल्स जो है वो आपके एक साथ ही एक क्लास में करवा दिए जाए, या फिर सारे आर्टिकल्स आप एक साथ बैठो और याद कर लो। तो क्या है इसका सही तरीका कि जिस जिस टॉपिक को पढ़ते जाओ उसके जो आर्टिकल्स है वे करते जाओ। आई होप काफी सारे बच्चों ने कर लिया होगा, क्योंकि मैं आपको 12 से लेकर 35 तक याद करने के लिए कई बार जो होमवर्क में है वह दे चुकी हूं। याद रखना कि पॉलिटी में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51A तक सारी चीजें आपको एकदम रटी होनी चाहिए आपकी फिंगर टिप पर। बहुत ज्यादा इससे जो क्वेश्चंस हैं वह फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो देखो यहां पर हमने आर्टिकल 15, 17, 29 और 30 की जब हम बात करेंगे, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसकी स्थापना का अधिकार है? अल्पसंख्यकों को, जो भी उनके एजुकेशन, जो भी शिक्षा के लिए जो वो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं उसकी स्थापना का अधिकार है। ठीक है, उनके प्रशासन का अधिकार है। 2 अधिकार जो है वे दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 13, आपका आर्टिकल 30। सो कौन कौन से आर्टिकल हो गए आपके फंडामेंटल राइट्स में? 15, 17, 29 एंड 30। ये रहा आपका 29, ये रहा आपका 30। ठीक है, समझ गए? तो अगर देखो आपको मेंस के लिए बहुत अच्छा एक जो आंसर राइटिंग अगर आप करो, अब याद रखो सोशल जस्टिस को जब भी लिखो और सोशल जस्टिस में जब भी आपको इनके बारे में लिखना हो, SC STs या वुमेन्स, तब आप बच्चों ये इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं वो आपको अपने आंसर में मेंशन करने होते हैं कि हमारे संविधान में इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए डेमोक्रेटिक जो राइट है वह सभी वर्गों को हो, है ना। समाज में, सोसाइटी में जितने भी कम्युनिटीज है, सभी समुदायों को समान अधिकार हो, समाज में जो उनकी स्थिति है वह ठीक हो। इसके लिए क्या किया गया है? 15 है, 17 है, 29 है, 30 है। इसके अलावा हो सकता है और भी आर्टिकल्स में जो बात है वह की गई हो। इंपॉर्टेंट रूप से यही 4 आर्टिकल्स है। ठीक है, तो अब कभी भी अगर आपको मेंस में लिखना हो आप इसका यूज करेंगे। एक बार जब साइड हो रही हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एप्लीकेशन पे तो ये सुविधा होती नहीं है, यूट्यूब पे है, बाद में लिख लेना। कुछ लोग ज्यादा मेहनती होंगे कि मैम बाद में लिखेंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, आपकी वो स्लाइड सुरक्षित है। अब आर्टिकल 15, 17 ये आप पढ़ चुके हो। अब हम बात करेंगे लॉ की, कि आखिर ऐसे कौन से लॉ हैं जो कि मार्जिनलाइजेशन की जब हम बात करेंगे इससे बचाते हैं हमारे समाज को। ठीक है, चलो
तो लास्ट में हमने आर्टिकल 15, 17, 29 एंड 30 की बात कर ली। अब आ जाते हैं लॉ पर, ठीक है, कि आखिर ऐसे कौन से लॉ बनाए गए। तो केवल संवैधानिक रूप से तो ऐसी व्यवस्थाएं की नहीं कि जो समाज है उसमें सभी वर्गों को जीने का अधिकार हो, कुछ ऐसे कानून भी बनाने पड़े। अब देखो बच्चों, कानून बनाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं। तो देखो, एक गांव में क्या था कि 5 साल में, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक गांव में 5 साल में स्थानीय देवी देवता जो है उनकी पूजा होती थी, वर्शिप होती थी। और उसके बाद आप देखेंगे कि वहां पर जो सारे गांव के पुजारी हैं वह इकट्ठा होते थे उस पूजा को करने के लिए। और वहां पर आखिर आवश्यकता क्यों हुई इस तरह के लॉ बनाने की, और आखिर क्योंकि 1980s के आसपास, 90s के आसपास इतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में वे क्रिएट होने लगी थी, कास्ट को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, सोशली जो उनके डिसग्रेसफुल बहुत सारे ऐसे जो कंडीशंस है वह अवेलेबल थी, उनको प्रैक्टिस किया जाता था कि उन्हें जीने का जो अधिकार है सम्मान के साथ वह नहीं था, वो अपनी डिग्निटी के साथ, अपनी प्रतिष्ठा के साथ नहीं जी पा रहे थे। तो 1980s में क्या हुआ, एक गांव में स्थानीय देवी देवताओं की जो पूजा है वह गांव के सभी पुजारी जो है, कई गांव के पुजारी मिलकर किया करते थे। और वो जो गांव के पुजारी होते थे ना, पूजा शुरू होने के पहले एक जो दलित व्यक्ति था, ठीक है, वो क्या करता था, उनके पैर धोता था और जो पैर वो धोने से जो पैर बच गया उसी से नहाता था। बट हुआ क्या कि ये प्रथा चल तो कई समय से थी, अरे 1980s की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि उसी कम्युनिटी का एक लड़का गलती से उसने पढ़ाई कर ली और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हो गया। जब वो आया और उसको ठीक वही चीज जो है वह फॉलो करने पड़ी, उसने मना कर दिया। उसने मना कर दिया कि भाई मैं ऐसा क्यों करूं, उसने मना कर दिया। अब जब उसने मना किया, गांव के लोग बहुत खफा हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है कि उसका बहिष्कार किया गया ऊंची जातियों के द्वारा। और फिर उसके बाद ऐसी और समाज में कई और हिंसाएं जो है वह होने लगी कि जब दलित एंड बाकी वर्ग को दबाया गया और ये कहा गया कि तुम जिस कास्ट के हो, जिस कम्युनिटी को हो, तो वर्ण व्यवस्था एंड बाकी सब चीजों में जो आपके लिए व्यवस्था की गई, आप केवल उसी काम को करो, आप दूसरा काम मत करो, आप उसी काम को करो। जो परंपराएं चली आ रही हैं दबाने की, कुचलने की, वो परंपराएं जो है वह चलती रहे, इसके लिए जो ऊंची जातियां थी वे बहुत ज्यादा हिंसक हो गई उनको दबाने के लिए। अब लेकिन दलित वर्ग भी जो है या फिर जो बाकी कम्युनिटीज थे जो पीछे थे, वो भी अब आगे आए कि नहीं, अब हम एक राइट टू इक्वलिटी लेके रहेंगे, देश बहुत पहले स्वतंत्र हो गया, यहाँ पर जो मेजोरिटी है या फिर जो अपर कास्ट है हम उसका जो वर्चस्व, उसकी जो ट्रेनी है वह चलने नहीं देंगे। तब इसके बाद क्या हुआ कि सरकार को जानबूझकर, सरकार को फिर फोर्सफुली इस तरह के जो एक्ट है वह लाने पड़े कि अब जो समाज है वो हिंसा के हवाले हो गया। अब यहाँ वॉयलेंस बहुत ज्यादा होने लगी और वो भी कास्ट को लेकर। इवन आप अभी भी देखोगे, शायद 1 साल पहले मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ी थी, हिंदी न्यूज़पेपर में बहुत सारी इस तरह की न्यूज आती है। उसमें लिखा हुआ था कि दैनिक जागरण की आई थिंक न्यूज थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो दलित जो कम्युनिटी है उसके शादी में क्या कि उसको घोड़े पर चढ़ने, एक ही बार तो घोड़े पर चढ़ने को मिल रहा, वो भी मना कर दिया कि नहीं भाई, इस कम्युनिटी के लोग जो है वह घोड़े पर चढ़ के कैसे निकलेंगे। तो उस चीज को लेकर हिंसा हो गई सोसाइटी में। तो अब देखो कि आज भी इतने समय संविधान लागू हो गया, उसके बाद भी हमारी सोसाइटी की टेंडेंसी क्या है। इसके लिए लॉ की जरूरत पड़ी कि संविधान में जो चीजें दी गई है वो बात ठीक है, लेकिन हमें लॉ की जरूरत पड़ती है बच्चों, क्योंकि आज भी जो कुछ लोगों की टेंडेंसी, आज भी कुछ लोगों की जो रूढ़िवादिताएं हैं सोसाइटी में कास्ट को लेकर, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट वाले चैप्टर को याद करो। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की विविधता है, समुदाय की विविधता है, लेकिन आप जब इसके आधार पर व्यवहार करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि हमें लॉ की जरूरत पड़ गई। और आखिर 1980s के बाद ही क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि इसी समय जो है बच्चों वह बहुत ज्यादा जो हिंसा है वह होने लगी। तो सबसे पहले देखो कि जब हम लॉ की बात करेंगे, इसके पहले हम सोशल जस्टिस की बात करें कि सरकार के द्वारा जो है सोशल जस्टिस के काफी जो प्रावधान है वह किए गए कि सामाजिक न्याय हो। अच्छा ये बताओ, सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं, आपके मेंस में टॉपिक है ना, सामाजिक न्याय, इसका मतलब क्या है? सरकार इसे प्रमोट करने के लिए आर्टिकल्स तो ठीक है, ऐसे लॉ जो है वे बीच बीच में बनाती रहती है, काफी सारी ऐसी योजनाएं बनाती है जिससे हम समाज में न्याय कर सकें। सो देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है कि इसका मतलब होता है कि जो सभी वर्ग है ना, उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से इक्वल जो डिजर्व है वह मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है
everyone deserve equally, ठीक है, everyone deserve equally economic, political, social, सभी जो है वह क्या करते हैं, समान रूप से उन्हें अधिकार है इन सब का, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से उन्हें अवसर का, अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड इक्वली रूप से इन सभी सुविधाओं, इन सभी चीजों का जो एक्सेस है वह होना चाहिए। एवरीवन डिजर्व इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये सभी जो अधिकार है वे सभी वर्गों को होना चाहिए और इसी को हम सामाजिक न्याय कहते हैं। लेकिन जब ये नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, सरकार जो है वह लॉ बना रही है, ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशली जो राइट्स हैं वह सभी के लिए कैसे हो बच्चों, इक्वल हो। यही हो गया आपका सामाजिक न्याय। क्लियर? सामाजिक न्याय। अब देखो कभी बच्चों अगर आपको लिखना हो ना कि सामाजिक न्याय क्या है, तो केवल परिभाषा में ना लग के आप इस तरह के जो डायग्राम्स है या फ्लो चार्ट है वो थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं। तो क्या है, आपका जो मेंस में प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और मेंस में अगर प्रेजेंटेशन अच्छा, आपकी कॉपी अच्छी, आप कैसे अच्छा करोगे कॉपी को? देखो पैराग्राफ राइटिंग भी नो डाउट बहुत अच्छा होता है एक तरीका, लेकिन बात यह है कि पैराग्राफ राइटिंग के अलावा देखो अगर किसी बच्चे ने फ्लो चार्ट यूज किया है तो यहां पर एक तो क्या है कि आपकी जो वर्ड लिमिट है, जैसे मान लो आप एक बच्चे ने पैराग्राफ में 100 वर्ड लिखे हैं, ठीक है, और एक बच्चे ने कीवर्ड्स के माध्यम से 50 वर्ड लिखे हैं, ज्यादा अच्छा जो है वह इस स्टूडेंट का माना जाएगा। कॉपी जो है इसकी अट्रैक्टिव लगेगी और उसको ठीक तरीके से एग्जामिनर समझ पाएगा। तो हो सकता है दोनों को समान नंबर मिले, फ्लो चार्ट वाले को ज्यादा। तो बस बच्चों बेसिकली क्या है कि प्रेजेंटेशन का जो तरीका है कि एक वही व्यक्ति अच्छी चीज को प्रेजेंट कर रहा है वो तरीका सही नहीं है, और दूसरा व्यक्ति औसत चीज को भी प्रेजेंट कर, लेकिन तरीका बहुत बढ़िया उसने अपनाया। तो यहाँ पर आंसर राइटिंग जो है, अट्रैक्टिव जो आंसर राइटिंग है उसका एक बड़ा, आप बहुत सारे टॉपर्स को सुनेंगे जो कि कहते हैं कि भाई आंसर राइटिंग जो है, मैंने तो ऐसे में भी, आप एरा सिंघल को सुनेंगे कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो ऐसे में भी क्या फ्लो चार्ट, मैंने डायग्राम का यूज किया। अब लो अपनी अपनी उन चीजों से बने रहो कि नहीं ऐसे का मतलब तो हुआ कि हम उसे जैसे लिखते आए हम वैसे ही लिखेंगे, वही हुआ हमारे लिए ऐसे, हमें पैराग्राफ राइटिंग ही करनी है, हमें कहानी ही छापनी है। अपनी बात को कहने के लिए आपको कम शब्दों की जरूरत पड़े, आप सटीक वर्ड जो है वह दे सके, ठीक है। अब जैसे सोशल जस्टिस में एक बच्चा 4 लाइन लिख रहा है, बात वही हो गई, आपने लिख दिया कि एवरीवन डिजर्व इक्वली, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशली, अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स, तब भी आप ये सोशल जस्टिस को समझा गए, तरीका ये ज्यादा पसंद आ गया। अब मैं यहाँ पे 4 लाइन्स लिखूं, आपको वो 4 लाइन अच्छी लगेंगी या आपको ये गोला अच्छा लगेगा? डेफिनेटली यही है ना बच्चों। तो एक प्रेजेंटेशन का अपना महत्व होता है। सो आंसर राइटिंग में आप सोचा ये नहीं कि पूरे में हमें डायग्राम्स ही बनाने, लिखना भी है नो डाउट, लेकिन आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव तरीके से। अब देखो अब हम लॉ की बात करें, सोशल जस्टिस आप समझ लिया आपने। अब सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए काफी सारे जो लॉज है वह बनाए गए। तो देखो पहला इसमें, अच्छा एक बात और समझो पहले कि लॉ के पहले क्या है कि सामाजिक न्याय आपने समझ लिया। अब बच्चों गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, एससी की बात करें, एसटीज की बात करें, वुमेन्स की बात करें, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करें, और मुस्लिम की बात करें, तो यहां पर क्या है बच्चों कि इनके लिए गवर्नमेंट का ये दायित्व है, सरकार का ये दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सभी वर्ग के लिए कौन कौन सी सुविधाएं दे, एजुकेशनल, हेल्थ, शिक्षा के लिए व्यवस्था करें। आप देखेंगे कि हर एक वर्ग के लिए प्रोत्साहन के लिए सरकार के द्वारा जो अलग अलग रूप से सहायता दी जा रही है। शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान में भी प्रमोट जो है वह किया जा रहा है कि भाई सभी को जो है शिक्षा मिल सके, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ, शिक्षा के लिए आप देखेंगे, ठीक है, हेल्थ की व्यवस्था करना। इसके अलावा अगर हम घर की बात करें, हाउस की व्यवस्था करना, ठीक है। ऐसे बच्चे जो कि अपने गांव में रहकर नहीं पढ़ सकते उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था कर देना। तो इस सरकार की क्या है बच्चों, ये दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह इस वर्ग के लिए काम करे। और इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा, अब देखो आपको इसमें करंट अफेयर से क्या पढ़ना है, एक होमवर्क दे रही हूं, करेंगे आप सभी?
बिल्कुल करेंगे, है ना। आप सभी की आवाज आ गई मुझे। तो होमवर्क में आपको क्या करना है कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए जो भी स्कीम है ना, उनको आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना, करंट अफेयर का आपके पास 4 या 6 महीने का जो है वह 4 या 6 मंथ का आपके पास करंट अफेयर का जो बुकलेट है वह होगा। अब उसमें से देखना कि गवर्नमेंट के द्वारा वुमेन्स के लिए जो है वह क्या प्रोविजन किए गए, इसके लिए कौन सी स्कीम लाए, 2-3 स्कीम लिख लो। एसटीज के लिए क्या लेकर आए, एससी के लिए क्या लेकर आए, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए क्या स्कीम लेकर आए, फिर इनके बेनिफिट के लिए क्या और जो प्रोविजन है वह किए गए, बेटरमेंट के लिए क्या किया गया मुस्लिम वर्ग के लिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये जो सारी वेलफेयर स्कीम्स है इसको लिस्ट बनाना और सभी ग्रुप के आगे 2-2, 3-3 जो स्कीम है वह लिख के एक पॉइंट लिख लेना कि ये जो स्कीम है ये है, समझे। एक उसका फीचर लिख लेना जो इंपॉर्टेंट फीचर हो। तो ये होती है आपकी पूरी तैयारी कि अब आपको अगर मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको दे दिया जाए ना, तो आप वैसे भी भाई बेचैन रहोगे कि अब मुझे आंसर चाहिए, अब मुझे क्वेश्चन चाहिए कि मैं लिख सकूं, इतना जो ज्ञान ले लिया है उसको उतार सकूं, है ना। तो यहां पर देखो ओवरऑल इसका मेरा लास्ट मोटिव क्या है कि भाई आप लोग जो है वह सीख सको, आंसर राइटिंग को सीख सको। आंसर राइटिंग को सीखने के लिए समझ बहुत जरूरी है कि आप उस टॉपिक को समझो, उस टॉपिक में क्या आएगा उसको समझो। अब देखो कि अगर आपको अब लिख दिया कि समाज में जो है अभी जो मेन स्ट्रीम में लोग नहीं है या फिर जो वंचित वर्ग है उस तक समावेशी विकास के लिए, वर्ड सुनना, समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ की मैं बात कर रही हूं, डेवलपमेंट की बात कर रही हूं, उसके समावेशी विकास के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हैं बस वो लिख दो, ठीक है। इनकी थोड़ी सी एक स्थिति बता के अपना फंडामेंटल राइट्स के अलावा ये जो लॉज है गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट की स्कीम है, इससे अच्छा आंसर हो ही नहीं सकता, बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो और क्या बताना था इसमें, हाँ एक क्वेश्चन भी था यहां से, मैं एक क्वेश्चन लिखवा दूं आप सभी को। अब देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने की कोशिश करना, समझ आप गए ना, लेकिन उसको लिखना कैसे वो मैं आपको बताती हूं। मेंस का क्वेश्चन है, आपको लगभग 250 वर्ड्स में इसको लिखना है, जो अभी तक आपने समझा, तभी आपकी जो ये पढ़ाई है वह पूरी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि जो विकास है वह समावेशी होना चाहिए, जो डेवलपमेंट है वह समावेशी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये केवल आपकी आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक आवश्यकता भी है, ठीक है। आर्थिक, सामाजिक व नैतिक अनिवार्यता भी है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट inclusive development is not only economic development, not only economic development, but it is also a social end, moral imperative. Explain. ठीक है, लिख लोगे। हिंदी के जो मेन वर्ड्स है वे मैं लिख देती हूं, ठीक है। ये जो समावेशी विकास है, समावेशी विकास केवल आर्थिक व सामाजिक नहीं बल्कि नैतिक अनिवार्यता भी है, बल्कि नैतिक अनिवार्यता है, ठीक है। लिख लेंगे, चर्चा कीजिए, एक्सप्लेन करो इसको। तो ये आपको लिखना है, देखेंगे जो अच्छा आंसर होगा उसको कल हम चेक करेंगे। तो आपको बताना है कि सोशली क्यों जरूरी है, मोरली क्यों जरूरी है, ठीक है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने फंडामेंटल राइट की बात की, हमने सोशल जस्टिस को समझा, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। ये आपको एक होमवर्क ये मिल गया पीटी का, और एक होमवर्क जो है वह आपका मेंस का मिल गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, हम लॉ की बात करते हैं। तो जब हम लॉ की बात करेंगे
एक तो सबसे पहला जो आपका लॉ है वह क्या होगा, फंडामेंटल राइट में अब लॉ की बात करते हैं। देखिए तो सबसे फर्स्ट है इसमें कि आप देखेंगे, अब तक मैंने आपको जो बताया कि भाई 1980s में जरूरत इसलिए पड़ने लगी थी क्योंकि बहुत ज्यादा जो अत्याचार है वह होने लगे और बहुत सारे जो ऐसे दलित ग्रुप है और सब है, उन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी जो कास्ट सो कॉल्ड आप कहते थे कि ये कास्ट को लेकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके रोल है, उसको लेकर उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको अब और ज्यादा प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि भाई लॉ में सोशल जस्टिस को हमने समझा कि सोशल जस्टिस क्यों जरूरी है और गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, एंड गवर्नमेंट रोल, दो बातें हो गई। तो अब यहां पर हम इन एक्ट की बात करेंगे और सबसे पहले आपको याद रखना है, अच्छा इसमें एक और बात याद रखो कि जो कबीर हैं, कबीर के दोहे आपने सुने, ये 15th सेंचुरी में रहे, ठीक है, और इनके द्वारा बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, सामाजिक रूप से जो कुरीतियां चल रही थी उसकी आलोचना की गई थी। सो कबीर के द्वारा क्या किया गया था, ये इनके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था, क्रिटिसिज्म रिलीजियस एंड कास्ट आइडेंटिटी, रिलीजियस एंड कास्ट आइडेंटिटी कि धार्मिक और जाति आधार पर जो समाज में एक पहचान बनी हुई है ना, उसके द्वारा, कबीर के द्वारा अपने दोहों में आप सुनेंगे अभी भी जो कबीर के दोहे हैं वह समाज में, सोसाइटी में फिट बैठ जाते कहीं ना कहीं, तो इनके द्वारा इसकी काफी जो आलोचना है वह की गई थी। अब देखो बच्चों, तो यहां पर एक जो आपका लॉ है SC/ST एक्ट 1989, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इस समय में बहुत ज्यादा जो हिंसक चीजें हैं समाज में वह होने लगी थी, ऊंची जाति वाले अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए निचली जातियों को खूब दबाते थे और अब वो भी एग्रेसिव होने लगे थे कि अब राइट टू इक्वलिटी चाहिए। तो यहां पर जब सारी चीजें जो है वह बिगड़ने लगी, समाज में व्यवस्था बिगड़ने लगी, आए दिन हिंसक घटनाएं, अब साउथ में ये चीजें बहुत ज्यादा हुई कि साउथ में कुछ कम्युनिटीज ने कहा, कुछ दलित जो ग्रुप्स है वह इकट्ठे हो गए, अब उन्होंने इक्वलिटी की मांग की, उन्होंने सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल जो डिग्निटी है उसकी बात की और यहां से प्रॉब्लम शुरू हो गए। अब गवर्नमेंट को अलग से SC/ST जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, अत्याचार निवारण जो अधिनियम है, अत्याचार निवारण अधिनियम, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, ये एक्ट लेकर आए, SC/ST प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इस एक्ट में क्या किया गया बच्चों की ऐसी लिस्ट बनाई गई क्राइम की, ठीक है, इसमें क्या किया गया कि ऐसी लिस्ट बनाई गई क्राइम की जो कि SC/ST के खिलाफ होते थे और उसको पनिशेबल जो है वह करार दिया। ऐसी इस समाज में इतने ज्यादा भयानक तरीके से उस वक्त जो है घटनाएं होती थी कि उसे ये महसूस कराया जाए कि तुम निम्न वर्ग के हो, लोअर कास्ट के हो। तो आज भी देखेंगे कि आप समाज में कहीं कहीं कि भाई मुंह पे स्याही काली पुताना या फिर गधे पे घुमा देना, है ना, उसको जूतों की माला पहनाना, तो कई इस तरीके की जो चीजें थी। अब जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई एक जो गांव है उसमें जब पुजारी पूजा करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं स्थानीय देवी देवता के, उनका पैर धोने का जो पानी उससे किसी को नहाने के लिए कहना, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपका जो वर्चस्व है उसी को नहीं बढ़ाने के लिए आप कर रहे हो। तो बच्चों इस तरह के बहुत सारे ऐसे अपराध थे जो कि इस एक्ट में मेंशन किए गए, ठीक है। इस एक्ट में जो दलित एंड जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, दलित एंड जो ट्राइबल ग्रुप थे, इनके साथ जो मिसबिहेव होता था, ठीक है, इल ट्रीटमेंट एंड इनके साथ जो दुर्भावना वाला जो व्यवहार है वह किया जाता था, जो इन्हें ह्यूमिलेट किया जाता था, इसके खिलाफ बहुत सारे ऐसे क्राइम थे जिन्हें इस एक्ट में लिस्ट किया गया। पूरी एक लिस्ट बनाई गई क्राइम की कि क्या क्या जो क्राइम है वह होते हैं, ठीक है, और ऐसे जो क्राइम है जो कि इनकी डिग्निटी के खिलाफ हो, ठीक है, जो कि शारीरिक या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित करे, तो यहां पर आपको याद रखना है कि इसमें पनिशमेंट दी गई, जो क्राइम्स है उनको लिस्ट किया गया और जो पनिशमेंट है उसका प्रोविजन किया गया, जो पनिशमेंट है इसका प्रोविजन किया गया जो कि ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ थे। ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, मोरली डिस्ग्रेसफुल था दलित के लिए,
एंड ट्राइबल्स के लिए। नैतिक रूप से इनके लिए काफी अशोभनीय था, डिसग्रेसफुल था। तो ऐसे जो अपराध हैं इनके खिलाफ वो लिस्ट किए गए, जो फिजिकली बहुत ज्यादा हॉरिफाई था, जो कि खतरनाक था, है ना। ऐसे भी अपराध होते थे जो कि शारीरिक रूप से इनको चोट पहुंचाना। तो ये एक एक्ट आया जिसकी हमने बात की, SC/ST एक्ट 1989, ठीक है, SC/ST एक्ट 1989। एक एक्ट तो ये हो गया। अब देखो धीरे धीरे हुआ क्या कि 1980s में जो बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ना, वो भी इकट्ठा होने लगे और वो भी अपने लिए काफी सारी जो डिमांड है वह करने लगे, ठीक है। 1980s में ही काफी सारी उनके द्वारा जो डिमांड है वह की गई, और उन्होंने, जैसे कि अब देखो ट्राइबल जो ग्रुप है वह क्या चाहेगा कि उसे जहां से डिस्प्लेस कर दिया गया है, जिस पर वह निर्भर था, जिस पर वह अपनी आजीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए जिस संसाधन पर निर्भर है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो जमीन है, जो जंगल है, उस पर वह निर्भर था, उसे वहां से हटा दिया, फोर्सफुली वहां पर उसे डिस्प्लेस किया गया, उसका विस्थापन हो गया, उसको उसकी जो स्थिति है वह एक सर्वेंट की होकर रह गई जब वह किसी सिटी में आता है, किसी मेन स्ट्रीम वाले शहर में आता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया उसको अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने SC/ST एक्ट प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज की बात कर ली कि इसमें कुछ ऐसी लिस्ट जो है क्राइम जो है जिसको पनिशमेंट जो है वह दी गई, जो कि फिजिकली हॉरिफाई है, मोरली डिसग्रेसफुल है, ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है, दलित एंड ट्राइबल्स ग्रुप के, ठीक है, जो कि इनके दुर्व्यवहार से जुड़े हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, लास्ट है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि बच्चों जो आदिवासी थे ना, ये तो आपका SC/ST एक्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में देखो आदिवासी डिमांड 1989 एक्ट आया था। तो बेसिकली बच्चों ये किस चीज को लेकर जो मांग है अपनी वह करेंगे कि ऐसी जगह जिस पर वो निर्भर थे, वो जंगल जहां से इसको भगा दिया गया और बाद में जब वह गया वहां पर तो उसे इंक्रोचर है, घुसपैठिया माना गया, उसको अपनी उस जमीन पर जो उसका कब्जा था, जो उसकी मालिकाना जो हक था, जो ऑनरशिप थी, उसको क्या किया जाए, उसको दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए आदिवासियों ने डिमांड रखी अपनी बहाली को लेकर, डिफेंड देयर राइट्स, डिफेंड, लाइन लिख लो ये, देयर राइट्स टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वॉज ट्रेडिशनली देयर, परंपरागत रूप से उन्हीं की थी वो जगह जहां पर वो अधिकार अपना मांग रहे थे, दैट वॉज ट्रेडिशनली देयर, उसी जगह पर उनकी परंपरागत जो अधिकार है उसकी बहाली को लेकर इनके द्वारा जो डिमांड है वह रखी गई, और फिर गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे नियम, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो है वह बनाए गए। तो ऐसी जगह जहां से उन्हें विस्थापन उनका किया गया था, उनको हटाया गया था, दोबारा उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई, ठीक है, फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया था इन्हें उस जगह से। तो ऐसे में उनका अधिकार दोबारा तो बनता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो आदिवासी डिमांड 1989 जो एक्ट आता है बच्चों, इसमें प्रोविजन एक किया गया कि जो भी ट्राइबल कम्युनिटी की जो जगह है, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी की जो जगह है उससे इसकी जो हम कहें इसकी जो प्लेस है, स्थान है, ठीक है, जो भूमि है, इसको किसी नॉन ट्राइबल्स को नहीं दिया जा सकता, किसी नॉन ट्राइबल्स को ना तो सोल्ड किया जा सकता है, ना ही वह खरीद सकता है, ठीक है, ना बेचा खरीदी जो है वह इसकी नहीं हो सकती है, पहली बात। और देखो सेकंड जो है कि इसका मेन उद्देश्य था कि इतिहास में जो इनके साथ अन्याय हुआ है, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस था ना, कि ऐसे जैसे अब अंग्रेज सरकार की हम बात करें
तो उसके द्वारा भी कई इतिहास में ऐसे अन्याय किया गया, इनजस्टिस किया गया इन ट्राइबल ग्रुप्स के साथ कि उसको उस जगह से हटा दिया गया, बाद में वो अधिकार की बात ही चली गई। एक समय के बाद क्या होता है, आज आपने किसी के प्रति कोई अपराध कर दिया, 50 वर्ष गुजर गए, अब उसका अपराध किसको याद रहेगा? एक व्यक्तिगत रूप से अगर आपने किसी के प्रति कोई अपराध किया है तो वो आपको याद नहीं रहेगा, है ना। लेकिन अगर कोई पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी को लेकर अगर कोई अपराध किया गया है तो वो जो है याद रहता है। तो यहां पर जो काफी समय से जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था उसको ठीक करना, यानी जो इनकी जमीन छीनी गई थी, इनकी आजीविका जो छीनी गई थी, उसको इन्हें दोबारा लौटाना, इसके लिए काफी प्रयास किए गए। और इसके लिए एक एक्ट फिर से मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से लाया गया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्वेश्चन यूपीएससी ने यहां से पूछा है, फॉरेस्ट वन अधिकार जो अधिनियम है एक्ट 2006, अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में था 18-19 में, और इसके लिए ही यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा था। याद रहेगा, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये आपका होमवर्क है इसको पढ़ना कि आखिर इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए। साथ ही इसमें देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 था, इसमें कहा गया कि जो जमीन, जो संसाधन पर इनका अधिकार है, आदिवासियों का, ट्राइबल ग्रुप्स का, जो उस जगह पर रह रहे थे वो इनका बना रहेगा। साथ ही उनके लिए चराई योग्य जमीन दी जाएगी, उनके कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए जमीन दी जाएगी। जिस जगह वो रह रहे हैं उसके चारों तरफ का जो एरिया है वो भी उनका होगा, वो उस पर अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो काम है वह कर सकते हैं। ये सारे प्रोविजन उस पर किए गए। साथ ही इसमें यह कहा गया कि जो नॉन टिम्बर, जो ऐसे जो लकड़ी है, जो कि जैसे हम मेन अगर लकड़ी की बात करें, जैसे सागवान है, शीशम है ना, इस तरह की अगर लकड़ियां वहां पर नहीं लगी हुई, इस तरह का वन नहीं है, तो वो अधिकार भी उनको दिया जाएगा। तो गैर लकड़ी वन उत्पाद पर इनका अधिकार होगा, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट पर इनका अधिकार होगा। ये बात भी इसमें कही गई, किसमें? 2006 में। होमवर्क लिखा हुआ है, ध्यान रखना, एक बार इसको पूरा ठीक से पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो बच्चों ये जो दो लॉ है ये बनाए गए, याद रहेगा नहीं रहेगा? तो फंडामेंटल राइट की जब हमने बात की तो फंडामेंटल राइट आपके कौन कौन से थे? भूल गए? 15, 17, 29 एंड 30। और लॉ में जब हमने बात की तो यहां पर दो लॉ हमने देखे, एक तो ये SC STs वाला था, है ना, और दूसरा था आपका ट्राइबल कम्युनिटी के लिए फॉरेस्ट एक्ट 2006। याद रहेगा 1989 एंड 2006, है ना। चलिए, और एक जो क्वेश्चन हमने देखा, तो इस तरह से हमारा ये जो कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन का टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। बाकी देखो आपको पढ़ने के लिए प्रॉपर कि भाई मैम भाषा कैसे लिखे, समझ में तो आ गया, दिया हुआ है मैंने, परेशान नहीं होना है, ठीक है। कैसे आपको लिखना है, क्योंकि देखो समझने की बात, समझने की भाषा हमारी दूसरी हो सकती है, लिखने की भाषा हमारी दूसरी हो सकती है। समझ आपने बहुत आसानी से लिया कि सुनो ये जो है वो ऐसा ऐसा है, अब आप ऐसे लिख लोगे क्या? लिख के देखना जरा इस सेंटेंस को जो मैंने कहा है कि अच्छा सुनो ये वाला जो अधिकार है ना इसको ऐसे करा था, तो अब ये ऐसे वर्ड लिखोगे, उसके लिए आपको शब्दावली होना चाहिए, उसके लिए आपके पास प्रॉपर सेंटेंस फ्रेमिंग होनी चाहिए जो कि उसी वर्ड में हो जो कि यूपीएससी आपसे पूछता है या किसी एग्जाम की पर्टिकुलर डिमांड होती है। तब आप ये नहीं लिखोगे कि भाई समानता जो है वह मिलनी चाहिए या इस तरह की बात है, आप फिर उस पर लिखोगे दीज राइट आर अवेलेबल टू ऑल इंडियन इक्वली, सभी भारतीयों को समान अधिकार है। तो देखो बच्चों, बोलने की जो लैंग्वेज है ना, जो हम बात करने का तरीका है वो अलग हो सकता है, बोलचाल की भाषा, समझाने, पढ़ाई का अपना अलग महत्व है। अब ये मैं इसलिए कह रही हूं, कई स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया मैम आपकी क्लास को पढ़ने के बाद, आपकी क्लास को समझने के बाद समझ आ जाता है, तो क्या हमें एनसीईआरटीज की जो रीडिंग है वह करनी चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है? आप ही मुझे इसकी आंसर दीजिए। मेरे हिसाब से तो मैं कहूंगी हाँ, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, क्योंकि जब तक आप इस तरीके से नहीं लिखोगे ना कि मार्जिनलाइज हैव ड्रॉन ऑन दीज राइट इन ट्रू वे, तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप बोलचाल, सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं लिख सकते। और अगर आप फ्लो चार्ट मान लीजिए बनाते भी हैं तो उसमें भी तो कीवर्ड लिखोगे। मान लो आपने फ्लो चार्ट बनाए बच्चों, तो इसमें भी आपने क्या लिखा? 3-4 करके आपने एक जगह लॉ लिखा, एक जगह आपने फंडामेंटल राइट लिखा, एक जगह आपने सोशल जस्टिस लिखा। तो आपने ये क्या किया? ये आपने यहां पर कीवर्ड लिखे, तो ये भी तो आपके टर्म्स किताबी भाषा हो गई ना। जैसे आप बोलने में, अगर मैं आपसे किताबी भाषा अपनाऊं,
These राइट आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इक्वली। ये एक लाइन बोलना अलग बात है और इसको समझाना दूसरी बात है, तो दोनों चीजें अलग है। एनसीईआरटी रीडिंग आपको करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग क्या करना है बच्चों, करना ही करना है आपको। अब चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन देख लें, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15, 17 एंड आर्टिकल 15 एंड 17 दोनों को लेकर है। आर्टिकल 15 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, ऐसा कहता है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 17 कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 और 17 दोनों ही सभी के लिए उचित और समान व्यवहार को सुनिश्चित करते हैं। 15 और 17 ठीक है, सभी के लिए समानता की बात कर रहे हैं, उचित व्यवहार जो है वह बता रहे हैं, आपको इसमें करेक्ट जो है वह बताना है। अब देखो जस्ट अपोजिट हो गया ना, 15 जो है वह बात करता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर होगा, 3 ओनली, है ना, केवल ये सही है, हम कह सकते हैं इसमें कि उचित और समान व्यवहार की बात करता है। अब देखो ये क्वेश्चन आप मुझे, ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, अब ये मैं इसलिए छोड़ रही हूं ताकि आप रीडिंग करो, क्योंकि एक फैक्ट तो आपके पास है। कौन सा फैक्ट आपके पास है, कबीर 12वीं शताब्दी, 12वीं के थे कि अभी मैंने बताया कि 15 सेंचुरी के थे जो भक्ति परंपरा से थे, और चोखामल जो है 14 शताब्दी सेंचुरी के थे जो कि महाराष्ट्र के थे। आप मुझे कमेंट करके बताओ, और कबीर का एक दोहा भी लिख देना। चलो अब आगे हम चलते हैं, लॉ की बात हो गई, प्रोटेक्टिंग दलित आदिवासी में हमने एक्ट की बात कर ली, ठीक है। चलिए आगे हम चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं लेकिन अभी हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं, आगे जब मैं इसका रिवीजन कराऊंगी तब मैं उन क्वेश्चंस को जरूर लूंगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपका एक नेक्स्ट जो चैप्टर है वह है पब्लिक फैसिलिटीज। अब थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि अभी दो पॉइंट्स हमें करने, 2 चैप्टर्स नहीं है, 2 पॉइंट्स है एक तरह से, ठीक है, 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पैराग्राफ्स, टॉपिक्स हैं। तो सबसे फर्स्ट देखो कि पब्लिक फैसिलिटीज आखिर होती क्या है। पब्लिक फैसिलिटीज में क्या आएगा बताओ, पब्लिक फैसिलिटीज में आएगा, पब्लिक फैसिलिटीज में क्या आएगा बच्चों, जब हम सार्वजनिक सुविधा की बात करते हैं तो इसमें शामिल होगा हेल्थ केयर, स्वास्थ्य, इसमें हेल्थ केयर आएगा, इसमें एजुकेशन आएगा, सैनिटेशन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, स्वच्छता एंड बिजली, सैनिटेशन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तो स्कूल कॉलेज की बात होगी, स्कूल कॉलेज की बात होगी, ठीक है। और जब हम एजुकेशन की बात करेंगे, आप सभी को पता होगा कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, पहले डीपीएसपी में था, बाद में इसको फंडामेंटल राइट में शिफ्ट कर दिया गया। तो बच्चों ये सारी ऐसी चीजें, पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब क्या है कि पब्लिक फैसिलिटीज मतलब ऐसी चीजें, ठीक है, ऐसे हमारे लिए जो सेवाएं हैं जो कि सभी को चाहिए, समान रूप से चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर जो है वह केवल अमीरों के पास ही होना चाहिए, गरीबों के पास ना हो। तो पब्लिक फैसिलिटीज में गवर्नमेंट के द्वारा उन बेसिक जो आपके लिए नीड्स हैं, जो जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं कि सरकार जो है वह इसका उत्तरदायित्व ले। जैसे कि हम हेल्थ की बात करें कि सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है, जो पब्लिक हेल्थ है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वह रिस्पॉन्सिबल है। आर्टिकल 47 आप याद करो, 47 ही आई थिंक है ना, आर्टिकल 47 में कुछ बातें की गई हैं। इसके अलावा जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं जिसमें कि स्टेट को कुछ ऐसे प्रोविजन, स्टेट को ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि राज्य जो है वह ये काम करेगा, जैसे आप गरीबों के लिए निःशुल्क सहायता दो, फ्री लीगल सर्विसेज दो, आर्टिकल 39। इसके अलावा कहा गया कि भाई उचित कार्य दशाएं दो, है ना, आपका जो वर्क प्लेस है उस पर, ये भी गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास करेगी, समय समय पर लॉ जो है वह बनाती रहती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो देखो सरकार के द्वारा, आप देखिए आप दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा
आएगा, इतने मान लीजिए कहा गया कि 200 यूनिट तक जो है वह आपका बिजली का बिल नहीं आएगा, 200 यूनिट के अगर आप क्रॉस करते हो बिजली का बिल आएगा। तो और फिर उसके बाद अभी कहा गया रिसेंटली आप देखें कि सब्सिडी जो है अब उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अब उसके लिए जो सब्सिडी अपने आप मिलती थी वो खत्म कर दी गई। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो यहां पर देखो बच्चों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मान लो कि अगर जो बसेस चलती हैं वो ना चलें, केवल प्राइवेट बसेस हो, केवल प्राइवेट सब कुछ हो, तो आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा, एक गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? तो उसके लिए अफोर्डेबल बनाना। अब देखो एक अमीर आदमी तो हेल्थ केयर ले लेगा भाई, वह किडनी लंग्स जो भी उसको प्रॉब्लम है सब चेंज करवा लिया, सर्जरी करवा ली, अमेरिका जाकर सर्जरी करवा ली, कहीं और जाकर सर्जरी करवा ली। बट एक आम आदमी को अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी भी बीमारी होती है, बड़ी बीमारी हो, तो वो मरना पसंद करेगा बजाय उसके इलाज के जिसमें उसके सब कुछ बिक जाए। एक झोपड़ी में रहने वाला जो व्यक्ति है, एक स्लम एरिया में रहने वाला जो व्यक्ति, वह अपने लिए इनकी व्यवस्था नहीं कर सकता। तब इसके लिए क्या दायित्व है कि सरकार करे। फॉर एग्जाम्पल लास्ट मैंने आपको बताया था कि एमपी के सागर में एमपी में आई थिंक केवल एग्जैक्टली सागर की बात नहीं करते हैं, तो एमपी में क्या था, आप इस तरह की केस स्टडीज को ले सकते हैं कि वहां पे एक आदमी जो है वह सड़क पर ठंड से मर गया, भूखा मर गया, तो वहां के जो कलेक्टर थे, जो डीएम थे, उनका ट्रांसफर जो है वह कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें क्या बताती हैं? अब उसको क्या पता भाई कौन कोने में कहां से मर गया, देखने के लिए थे ना, सारी व्यवस्थाएं अगर संभालने के लिए डीएम बने हुए हैं, तो आप सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि अगर इतनी बड़ी कहीं समाज में हिंसक घटना हो गई तो आप क्या कर रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी। तो ये सारी चीजें जो है वह कौन देखेगा? गवर्नमेंट देखेगी, है ना, गवर्नमेंट देखेगी। तो यहां पर क्या है बच्चों कि जो पब्लिक फैसिलिटीज है इसको देने का जो दायित्व है वह किसका है? सरकार का है। फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन की बात की गई, जिसमें 6 से लेके 14 ईयर राइट टू एजुकेशन की बात की गई, और आगे हम 6 से लेके 14 वर्ष तक के जो बच्चे 6 to 14 ईयर उसको शिक्षित करना, ये भी राज्य का कर्तव्य है। क्लियर? अब देखो तो गवर्नमेंट का मेन रोल होगा इसको प्रोवाइड करने में। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि पीपल्स की जो बेसिक नीड्स हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ द गवर्नमेंट। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं यहां पर, वाटर एंड द पीपल। ये बात आप समझ गए? तो पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह गवर्नमेंट की है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये प्रोविजन करता है। अब आगे चलो, वाटर एंड द पीपल। अब देखो बच्चों, पता है चेन्नई में ऐसा वाटर क्राइसिस हुआ, कई ऐसी करंट, आपको वाटर क्राइसिस जो है, ये मैं वाटर क्राइसिस एंड वाटर स्ट्रेस जो है ये आपका होमवर्क है आपको, और वाटर क्राइसिस को लेकर जो भी रिपोर्ट्स आई है ना, वो रिपोर्ट्स भी आपको देखनी है। जैसे दिल्ली में कहा गया कि भाई जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज्यादा, इसका जो दोहन है वह हो चुका है, और इसके लिए सरकार को अब क्या प्रयास करना चाहिए, नागरिकों को क्या प्रयास करने चाहिए, क्या ऐसी नीतियां हैं जो गवर्नमेंट ला रही है वाटर क्राइसिस को दूर करने के लिए। तो बच्चों चेन्नई में क्या है, आप सोचो आपको 4 दिन में एक बार पानी मिले, और अगर आपको 4 दिन में एक बार पानी मिल रहा वो भी सिर्फ 3 बकेट मिले, अब आप उससे नहाओगे, उसको पियोगे, उससे खाना बनाओगे कि कपड़े धोओगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों की ऐसी चीजें, और मान लो एक अमीर आदमी जो है उसने तो अपने यहाँ भाई पानी का जो टैंक है वह बुला लिया, एक गरीब आदमी क्या करेगा, वह उस 3 बाल्टी पानी का इंतजार करेगा जो उसको भले 2 दिन में मिले, 3 दिन में मिले। क्यों? क्योंकि उसके लिए पानी का टैंक बुलाना, अपने घर के बाहर रखना अफोर्डेबल नहीं है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का राइट है, गवर्नमेंट का राइट नहीं, आम आदमी का अधिकार है, लोगों का, सिटीजन्स का ये राइट है कि उसे पीने का पानी और जरूरत के लिए जो पानी है वह उपलब्ध हो। यूएन के द्वारा भी ये कहा गया कि ये जो है वह राइट होगा, है ना, लोगों का ये अधिकार है। तो और यहां पर 4 दिन में एक बार पानी मिला चेन्नई में, और वहां पे जो गरीब लोग हैं उनको मान लीजिए 30 लोगों के जो 30 परिवार है उसके लिए एक हैंडपंप दिया गया है, फिर एक नल दिया गया जिसमें केवल 20 मिनट पानी आता है। तब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सबकी एक एक बकेट ही भर पाएगी, मैं ऐसा मान लेती हूँ। तब क्या ये वाटर क्राइसिस के लिए, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप सोचो कि अब आम आदमियों को मरने के लिए छोड़ दो, उनके पास पानी नहीं है, कोई बात नहीं, हवा खा के जिंदा रहे। तो पानी अगर आपके लिए, जीवन के लिए, आपके हेल्थ के लिए एक आधारभूत चीज है, जल ही जीवन है ना, जल ही जीवन है। तो ऐसे में बच्चों, ऐसे में क्या गवर्नमेंट का ये राइट नहीं है? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, वाटर एज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। गवर्नमेंट के द्वारा यह कहा गया, ठीक है, कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है इसमें जीवन के अधिकार में भी पानी का जो अधिकार है वह शामिल है। आपका आर्टिकल 21, आपका आर्टिकल 20, हर चीज को राइट टू लाइफ से जोड़ दो। भोजन का अधिकार, आवास का अधिकार,
पानी का अधिकार, राइट टू लाइफ, और आपके इस राइट टू लाइफ में पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड आपका जो क्लीन वाटर है वो भी शामिल है, सैनिटेशन भी शामिल है। मतलब आपके जीवन के लिए जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, चाहे हम एनवायरनमेंट की बात करें, पॉल्यूशन फ्री होना, आप देखें दिल्ली गवर्नमेंट कितना प्रयास करती है, स्पेशली इस विंटर सीजन में जब बहुत ज्यादा जो एक धुंध है, स्मोक टाइप का जो है वह हो जाता है दिल्ली में, और लोगों में आप देखेंगे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। WHO ऐसे में कहता है कि एयर पॉल्यूशन से 1/3 जो मौतें हैं वह भारत में हो रही है, लेकिन लोगों में फिर भी अवेयरनेस नहीं है। आप सोचेंगे कि मॉर्निंग में आप 6 बजे 7 बजे निकल रहे हो दिल्ली में अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए, आपको थोड़ी पता था कि उधर अटैक आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में बहुत ज्यादा अटैक आ रहे थे। उसके पीछे कारण था, उसके पीछे जो रिपोर्ट्स आई वह यही थी कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और ऐसे में गवर्नमेंट एयर पॉल्यूशन को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क होती है। ऐसे एयर क्वालिटी इंडेक्स आपने सुना होगा। तो यहां पर देखो, जब भी अगर आपको लिखना हो कि आर्टिकल अगर हम 21 की बात करें या फिर हम लोगों के जीवन की बात करें, अभी अगर हम रिसेंटली करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें लिखो। वाटर एज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो जीवन और स्वास्थ्य के लिए जब पानी आवश्यक है, आर्टिकल 21 में इसको मेंशन किया गया। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल बच्चों, पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं ना, वाटर डिसीज से पर डे, प्रतिदिन आप सोचोगे कि ये आंकड़ा शायद झूठ है, 1600 ज्यादा जो लोग हैं वह डेथ कर जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहे कि इन डेथ पर वह रोक लगाए, क्योंकि जो पानी था वह इन्हें गंदा पिया हुआ था, तो यहाँ पर इनको काफी ऐसी बीमारियां हैं वह हो जाती हैं और इससे ये मर जाते हैं। तो यहाँ पर डेथ कर गए 1600 ज्यादा लोग, इनको रोका जा सकता है अगर जो गवर्नमेंट है वह पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध करा दे। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर डिसीज का हमने एक देखा। इसके अलावा देखो बच्चों, आर्टिकल 21 के अंतर्गत सार्वभौमिक जो पहुंच है, यूनिवर्सल जो एक्सेस है, ये पानी का होना चाहिए सभी को, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी को पानी मिले। और अगर ये बेचा भी जा रहा है ना, तो ये अफोर्डेबल प्राइस हो, कि एक गरीब व्यक्ति भी जो है वह अपने लिए पानी को खरीद सके, उसका यूज कर सके, स्वच्छ पानी उसके लिए अवेलेबल जो है वह हो। ठीक है, साथ ही देखो UNDP का जो SDG 6 है, हर बार मैं आपको SDG बताती चली हूं, जो SDG 6 है ये किसकी बात करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की, जल और स्वच्छता की बात करता है। जो SDG 6 है ये जल और स्वच्छ, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करेगा। SDG 6 मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छी क्लास है बच्चों, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देखो, हो सकता है आप अकेले में पढ़ तो लो, लेकिन आप ये ना समझ पाओ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है एंड इसका यूज क्या है। SDG 6 जैसे अब आप लिख रहे हो, क्या पीने का अधिकार, पानी पीने का जो अधिकार है फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ में आएगा, नहीं आएगा, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। तो आर्टिकल 21 में ये कहा गया कि भाई जो पीने का पानी है या स्वच्छ जो पानी है वो अधिकार है, सभी के पास सार्वभौमिक पहुंच होना चाहिए, और अगर ये बिक रहा है तो ये क्या हो, अफोर्डेबल हो। इसके अलावा देखो, एक और जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया, सुप्रीम एंड हाई कोर्ट के द्वारा कुछ केसेस में यह कहा गया, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट्स, इज अ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो यहां पर वाटर की बात हो गई, पब्लिक फैसिलिटीज की बात हो गई। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है आपकी इतनी ही जो बातें हैं वह करता था। ठीक है, वही देखो एक और पॉइंट मैं आपको बताती हूं, सुन ले आप सभी, कि संयुक्त राष्ट्र जो UN है ना, UN के द्वारा बच्चों इसमें यह कहा गया कि जो आपका जल का जो अधिकार है, आपका जो राइट टू वाटर है, ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए, उसके अपने जो उसके रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसके लिए, और पीने के लिए जो पानी की उपलब्धता है वह पर्याप्त हो, सुरक्षित हो, ध्यान रखना पर्याप्त हो, सफिशिएंट वाटर मिलना चाहिए उसको। और वह ऐसा नहीं कि सफिशिएंट का मतलब है गंदा पानी जो है गवर्नमेंट वहां प्रोवाइड कर दे। ठीक है, सुरक्षित हो, स्वीकार्य हो, भौतिक रूप से जो है वह सस्ती दर पर जो पानी है, अगर बिक भी रहा है तो सस्ती दर पर पानी उपलब्ध होना चाहिए। तो ये था आपका पब्लिक फैसिलिटीज, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी फंडामेंटल राइट बाकी चीजें लिखो इसको जरूर मेंशन करना। ठीक है,
चलो बाकी देखो, मैंने आपको ये सब जो मैंने समझाया वो मैंने दे रखा है, ये आपको पढ़ लेना है। पब्लिक फैसिलिटीज की जब हमने बात की थी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, जो आपके लिए जरूरी है, इन सभी को प्रोवाइड करना कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट का इसमें रोल है। द राइट टू लाइफ दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इज for all person living in this country, the responsibility to provide public facilities therefore must be that of the government। ठीक है, तो यहां पर देखो कि आपने अगर हेल्थ को जो है वह प्राइवेट कर दिया, तो अब आम आदमी मर जाएगा, वहां पे क्यों जाएगा भाई? वो अपना इलाज कराने के वो 1 लाख रुपए दे और उसको कोई बीमारी थी तो वो मरना पसंद करेगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा आप देखेंगे कि भाई आयुष्मान भारत जो है वह योजना हो, जो आयुष्मान कार्ड हो, या फिर आप देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है अगर उसमें फैसिलिटीज बढ़ा दी जाए तो एक गरीब आम आदमी के लिए उससे अच्छी व्यवस्था क्या होगी? एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो मिडिल क्लास एंड बाकी जो लोअर क्लास है वो उसके पास हमेशा इतना सफिशिएंट मनी नहीं होता है। अगर उसके घर में कोई बीमारी आ जाती है तो वो कर्ज लेकर ही, कहीं से कर्ज लेकर ही वो क्या करता है? उसका इलाज करवा पाता है। उसके पास वो फंड पहले से नहीं बना हुआ है कि हमने जो है वह सारा जो फंड है वह पहले से इकट्ठा कर रखा है, एक गुल्लक बना रखी है कि अब जो है मेरी किडनी में प्रॉब्लम होगी या फिर मेरी जो ये सर्जरी होगी इसके लिए मैं ये यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं था, है ना। जैसे कि हमने लास्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात की थी, पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी में अवेलेबल है, यूपीएससी हिंदी में, यूपीएससी वाला हिंदी है ना, तो उसमें एक आपको वीडियो मिलेगी, उसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आऊंगी, डोंट वरी। आपने काफी पसंद किया उस वीडियो को, जल्दी से उसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी। तो बच्चों उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में अगर आपको मोहनजोदाड़ो एंड बाकी सब अगर आपको भंडार गृह जो स्टोरेज हाउस है वह मिलते हैं, इसका मतलब क्या था? स्टोरेज हाउस ये बताते थे कि उनके पास एक्स्ट्रा जो फसल है, एक्स्ट्रा जो अनाज है वह होता था, तभी तो इकट्ठा करते थे। अब सोचो कि उनके पास खाने के लिए नहीं होगा, एकदम भुखमरी वाली अगर सिविलाइजेशन वो होती, वहां पर बहुत ज्यादा पॉवर्टी एंड बाकी चीजें होती, तो कैसे भंडार गृह क्यों मिल जाते? कि उनके पास खाने को है नहीं और उन्होंने इकट्ठा करके रखा। जब आपके पास अगर एक्स्ट्रा चीजें अवेलेबल होती है, देखो कभी भी आप सोचो कि आपके खर्च कम हो जाए और आपको जो पेमेंट मिल रहा है आप उसमें चला लो, ये चीजें पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप अपनी इनकम ना बढ़ा लो। कोशिश करो इसलिए इनकम बढ़ाने की, है ना। तो यहां पर क्या है कि पब्लिक फैसिलिटीज में हमने देखा गवर्नमेंट जो है वह प्रोवाइड करेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैंने जान के छोड़ दिए, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, उसमें आप सॉल्व करना। नहीं बने कोई बात नहीं, जब मैं क्लास 8 का एक फुल रिवीजन क्लास लेके आऊंगी तब मैं उसको सॉल्व कराऊंगी। और कल से आपका शुरू होगा क्लास 9 का पॉलिटी। 6, 7, 8 आपने पढ़ा, आई होप बच्चों आपका बेसिक काफी बन गया होगा। अब लास्ट आपका जो इसका चैप्टर है जो कि है लॉ एंड सोशल जस्टिस को लेकर, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें यह कहा जाता है, जैसे सोशल जस्टिस को तो आपने समझ लिया कि सोशल जस्टिस का मतलब क्या है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या था कि सभी के लिए एक्सेस जो है वह इक्वली हो, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल राइट्स हो, तो सभी के लिए ये क्या हो, ये इक्वली राइट्स हो, ठीक है। यही आपका सोशल जस्टिस था, गवर्नमेंट इसके लिए काफी प्रोविजन कर रही है। तो ये तो हो गया आपका सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। अब इसके अलावा देखो ये जो चैप्टर है वो आपको बताता है कि जो लॉ है, जो नियम बने हैं वे कैसे सोशल जस्टिस के लिए प्रोविजन करते हैं, ठीक है। और साथ में लोगों को क्या कंसर्न है, भोपाल गैस ट्रेजरी की बात करेंगे, न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो सबसे पहला देखो कुछ बातें समझते हैं हम बच्चों। देखो जैसे एक कानून बनता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लॉ की बात करूं और वो लॉ जो है वह सोशल जस्टिस तक कैसे पहुंचेगा इसकी बात करूं। एक लॉ बनता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, आप सभी ने सुना होगा ना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। लॉ ऑन मिनिमम वेजेस, ठीक है। तो ये जो न्यूनतम मजदूरी या मेहनताना अधिनियम बनता है बच्चों, इसमें यह कहा गया, ये जो लॉ है वह कहता है दैट वेजेस, मजदूरी जो है should not be below a specified minimum। स्पेसिफाइड मिनिमम मतलब एक जो है वह तय कर दिया गया कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी को भी 1000 रुपए से कम नहीं दोगे,
1,000 रुपए जो है वह आपका पर डे का इनकम होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में अगर सरवाइव करना है तो उसकी यही कीमत होगी कि आप अपना जो है वह ठीक से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो देखो बच्चों, चूंकि ये एक हमने लॉ देख लिया, अब ये जो लॉ है ये सोशल जस्टिस कैसे प्रोवाइड करेगा? ये जो लॉ है ये सोशल जस्टिस कैसे प्रोवाइड करेगा? तो आप देखो कि इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो लॉ ऑन मिनिमम वेजेस है, इसमें चूंकि एक मजदूर जो है उसको इतनी ज्यादा नीड है, ठीक है, व्हाई इज इट नेसेसरी, आखिर क्यों ये लाया गया ये जो लॉ है? क्योंकि देखो कि अगर आप ये कहोगे कि एक जो मजदूर था, ठीक है, एक जो काम करने वाला एक जो वर्कर था, उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं थी। जानते हो क्यों नहीं थी? क्योंकि इसको बहुत बैडली नीड थी काम की। अगर ये बताओ कि आपको बहुत ज्यादा अगर नीड हो, है ना, तब आप बार्गेन करोगे, आप उस कंडीशन में हो, आपको पता है आप एक शॉप पे गए और आपको वहां जो चीज मिल रही है वो कहीं भी नहीं मिल रही है, केवल वही अवेलेबल है, आप वहां पर समझौता उसकी क्वालिटी से भी कर ले जाओगे, आप रेट भी ज्यादा दे आओगे, ठीक है। या फिर अगर मान लो कोई चीज किसी दुकानदार की नहीं बिक रही, किसी शॉप वाले की, तो वो कहेगा कि ठीक है इतने में ही ले जाओ, पर ले जाओ। ये क्या मतलब है कि अब देखो मजबूरी जिस तरफ है वो बार्गेनिंग करने की क्षमता नहीं रखता, बार्गेन करने की जो पावर है बच्चों वो नहीं रख रहा है। तो यहां पर क्या है कि जो वर्कर है इसको इतनी ज्यादा आवश्यकता है, तो यहां पर ये बार्गेन नहीं कर रहा। अगर ये बार्गेन नहीं करेगा तो ऐसे में हर व्यक्ति क्या चाहता है कि उसका पैसा बच जाए, और बड़े आदमी जो है जो 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 सक्षम है वो ज्यादा लालची हो रहा है कि नहीं मैं इसको 100 रुपए ही दूंगा, मैं इसको 50 रुपए नहीं दूंगा, सब्जी वाले से 5 रुपए कम में ही लेना है, भले उस 5 रुपए से आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा पर उसका हो सकता है कुछ बिगड़ रहा हो। तो यहां पर क्या है कि सोशल जस्टिस नहीं हो रहा, क्योंकि एक आदमी को बहुत ज्यादा जरूरत है, दूसरा उसका शोषण कर लेता है। अब ये शोषण ना हो ये भी तो गवर्नमेंट का ही काम है। तो यहां पर गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट ने समझा कि हाँ भाई ये तो ऐसा जरूर होता है, तो कहा कि अब दिल्ली में जो मिनिमम वेजेस है, अगर आप अकुशल काम भी कर रहे हैं तब भी 15,000 मिनिमम, आप भी अगर दिल्ली में है कहीं काम मांगने के लिए जाते हैं या करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि जो नियम बने हुए उसमें 15,000 आई थिंक कुछ काम के लिए मिनिमम सैलरी है, इससे कम आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे कम में आप दिल्ली में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या बच्चों कि यहां पर एक लॉ बन गया, और ये जरूरी इसलिए था क्योंकि ताकि समाज के सभी वर्गों को न्याय मिल सके, ठीक है। अब देखो संविधान यहां पर कहां है ये आप समझ गए, अब आगे चलते हैं। तो यहां पर मैंने आपसे बात की, एक लॉ था और उससे हमें सोशल जस्टिस मिला, सामाजिक न्याय हो सका सभी वर्गों के साथ, फर्स्ट बात हो गई। अब सेकंड इसमें है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन, हर चीज को कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दो, हर चीज को, जो भी प्रावधान आपके पास अवेलेबल है। तो अगर हम यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आर्टिकल 29 एंड 30, सॉरी वो तो आपका कल्चर एंड एजुकेशन राइट हो गया, आर्टिकल 23 एंड 24 यूपीएससी ने पूछे हैं ये आर्टिकल्स, ठीक है, एक स्टार लगा दूं तो कोई बुराई तो नहीं है। चलो आगे देखो 23 एंड जो 24 है बच्चों, ये क्या कहता है, जो आर्टिकल 23 आपसे बंधुआ मजदूरी की बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति को आप जबरदस्ती उससे मजदूरी करवा रहे हैं, उसको कुछ पे नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, उसके अधिकारों का उल्लंघन है, उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, ठीक है। और साथ ही दूसरी बात ये कहती है, आर्टिकल 24 ये कहता है कि अगर आपने छोटे बच्चे को जो 18 साल से कम है या 14 वर्ष से कम है, अगर आपने उसको किसी ऐसी जगह पर ऑक्यूपाई किया है जो कि खतरनाक श्रेणी का है, ठीक है, जो कि हजार्डस वर्क है, तो यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट जो है वह आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो आर्टिकल 23 और 23 बात करता है, और यह है कि आपके राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध, याद रखना राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो 23 बंधुआ मजदूरी की बात करता है, 24 की जब हम बात करेंगे तो ये बच्चों की बात करेगा। देखो अकॉर्डिंग 2011 अगर हम सेंसस की बात करें, जनगणना की बात करें, तो इसमें यह कहा गया था कि भारत में 4 मिलियन से ज्यादा, 40 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं
40 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी ना किसी खतरनाक श्रेणी के, जैसे मान लीजिए माइनिंग है, रेड इंडस्ट्री में, रेड इंडस्ट्री जो होती है उसमें आप बच्चे को नहीं लगा सकते, जैसे कि माइनिंग हो गया, पटाखा फैक्ट्री हो गया, ठीक है, या फिर जैसे माचिस बनाने वाली, जो भी इस तरह के विस्फोटक कार्य कर रही है या फिर खतरनाक श्रेणी, इसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और उस बच्चे का चूंकि शरीर का जो भाग है वह कोमल है ना, अगर उस पे अभी जो है पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया तो फिर वो आगे कैसे विकास करेगा, उसके तो सारे डेवलपमेंट रुक जाने, बीमारियों की चपेट में आ जाएगा, सो अलग। तो ऐसे में हम कल आने वाला जो बच्चा है जो कि नागरिक होगा देश का, उसको हम क्या दे रहे हैं? तो उसके संरक्षण का जो अधिकार है, बच्चों के जो संरक्षण का अधिकार है, माँ बाप के अलावा किसका है? पेरेंट्स के अलावा, उसके गार्जियंस के अलावा गवर्नमेंट का भी है कि उसके हेल्थ का, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करे। तो यहां पर क्या है, बच्चों की चिल्ड्रंस जो है वह 4 मिलियन से ज्यादा किसी न किसी खतरनाक श्रेणी का जो हजार्डस वर्क था यहां पर ऑक्यूपाई थे। तो पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया, ठीक है, सेंसस कहता है ये। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट एक नियम लेकर आई और वो जो नियम था पार्लियामेंट 1986 में लेकर आई और इस एक्ट का नाम था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। और इस एक्ट में क्या देखा गया, इस एक्ट में ये प्रोविजन किए गए कि किसी भी 14 से लेकर 18 साल का तक का जो बच्चा है, इसमें क्या प्रोविजन किया गया कि 14 से लेकर, देखो आप सुनते हैं किशोर वर्ड सुनते हैं, फिर वयस्क एडल्ट वर्ड आ जाता है जो कि 18 प्लस होगा, लेकिन 14 to 18 आप सुनते हैं किशोर अवस्था जो है, जो आपकी बढ़ती उम्र की अवस्था, किशोर अवस्था की जो आयु है 14 से 18 मानी जाती है। क्या मानी जाएगी? 14 से 18 मानी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखो कि ये जो प्रोविजन है, सीक्वेंस में लिख देती हूं, आप भूलोगे नहीं। तो ये जो एक्ट है बच्चों, ये क्या प्रोविजन कर रहा था 1986 वाला, 14 से लेकर 18 ईयर का जो बच्चा है, ठीक है, इसे आप किसी भी तरह का जो हैडासस, जो खतरनाक जो श्रेणी के काम होंगे, हजार्डस जो वर्क होंगे, इसमें आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, इसमें आप क्या करोगे, ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। और अगर आपने किया तो ये क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है? संज्ञेय अपराध, संज्ञेय, ये मतलब जिसके लिए पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है बिना परमिशन के कोर्ट की, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। जो भी नियोक्ता है, अगर उसने अपने हाँ चाय की दुकान पर छोटू काम कर सकता है, चाय की दुकान पर कर सकता है, अपने माता पिता के साथ खेतों में काम कर सकता है, लेकिन वो किसी भी खतरनाक श्रेणी का जो वर्क है वह नहीं कर सकता, ना उसको कोई रख सकता है, और अगर रखेगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा देखो कि इस चीज की प्रॉपर निगरानी हो, मॉनिटरिंग हो। किसी योजना को चला देना और छोड़ देना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है। तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया, पेंसिल पोर्टल। पेंसिल पोर्टल उसका नाम था, ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, प्लेटफॉर्म। देखो जो नोट्स बनवा रही हूं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे इससे आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, स्टैटिक और करंट दोनों को मिलाकर क्योंकि मैं करवाती हूं। नो चाइल्ड लेबर, ठीक है, तो याद करते रहो एकदम से, अगर चाहते हो बेसिक स्ट्रांग हो जाए। पेंसिल जो प्लेटफॉर्म है ये लाया गया, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। तो इस पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही थी कि ऐसा तो नहीं कि जो चाइल्ड लेबर जो हमने प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया था, इसमें अभी भी 14 से 18 वर्ष के ऐसे बच्चों जिन्हें ऑक्यूपाई किया जा रहा है किसी हजार्डस वर्क में। आई ये बात समझ में नहीं आई? आ गई, चलो अच्छी बात है।
अच्छा देखो, एक लास्ट टॉपिक होगा और हमारी ये जो क्लास है वह खत्म हो जाएगी, आपका जो पॉलिटी क्लास 8 है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमने दो बातों को समझा। आज हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े ना जल्दी जल्दी से, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने का था नहीं। तो हमने राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर ली, इसके अलावा हमने पार्लियामेंट का जो एक्ट था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट था, इसकी बात कर ली, एंड पेंसिल पोर्टल की बात कर ली, ठीक है। क्लियर। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमने एक आंकड़ा देखा। अब देखो, अब फिर से सुनो, क्या आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप सोच पाने में सक्षम हो? लिख ना पाओ क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की, वो आपका है, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन बच्चों यहां पर मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको मान लीजिए ये पूछ लिया गया कि चाइल्ड लेबर के बारे में अभी इंडिया की क्या स्थिति है और भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया, दिव्यांगों के लिए क्या किया गया, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो आप समझ गए कि अब करंट अफेयर से जो है आपको कैसे लिंक करना है, कैसे आंसर लिखना है। लिख लोगे ना, एक सोशल जस्टिस वाला आंसर मैंने आपको बताया, इसके अलावा मैंने आपको एक ये वाला जो पूरा है बता दिया कि अगर बाल श्रम को लेकर आता है तो आपको ये एक्ट जरूर बताना है, इस प्रकृति का ये बताना, इसके मॉनिटरिंग के लिए कौन सा पोर्टल आया ये भी बताना है, ठीक है। अब लास्ट हम बात करेंगे राइट टू हेल्थ एनवायरनमेंट एंड भोपाल गैस ट्रेजेडी की। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है, साइड हो रही हूं जब जब लिख लो। देखो एक क्वेश्चन कर ले पहले। विथ रेफरेंस टू मिनिमम वेज एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम फर्स्ट क्या कहता है, शुड नॉट बी बिलो ए स्पेसिफाइड मिनिमम, कि जो एक तय हो गया निर्दिष्ट न्यूनतम से कम नहीं होनी चाहिए। यह कानून सभी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, विशेष रूप से खेतीहर मजदूर, निर्माण श्रमिक के लिए यूजफुल है। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं? आपको बताना था करेक्ट कौन सा है। डेफिनेटली दोनों ही बातें इसमें सही लिखी हुई हैं, है ना। देखो एक और है जो मैंने आपको चाइल्ड लेबर, बाल श्रम जो अधिनियम है, ठीक है, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, इसके बारे में देखो। इट बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन ऑल ऑक्यूपेशन। शब्दों पे ध्यान देना, ऑल ऑक्यूपेशन था या केवल हजार्डस ऑक्यूपेशंस था। 14 से लेके 18 तक के जो बच्चे हैं उसको आप खतरनाक श्रेणी के जो काम हो उसमें नहीं रख सकते। ऑल का मतलब हो गया कि आपने जो होटल्स है उसको भी रख दिया। मम्मी पापा के साथ अगर वह उसकी एग्रीकल्चर का काम होता है तो वो उसमें भी नहीं करा सकता, वरना माँ बाप को पुलिस पकड़ ले जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना, तो इसमें कर सकता है। होटल में चाय पानी का काम कर सकता है, एग्रीकल्चर में जो है वह काम कर सकता है, अगर उसके घर का कोई बिजनेस है तो उसमें काम कर सकता है। तो फर्स्ट जो है वह रॉन्ग हो गया, ठीक है। फर्स्ट जो है बच्चों वह रॉन्ग हो गया, याद रखना, यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके अलावा है इट बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलसेंट्स 14 to 18 ईयर इन हजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। खतरनाक व्यवसाय प्रक्रिया में 14 से 18 ईयर के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। ये बात बिल्कुल सही है, आपको करेक्ट बताना था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये हो गया। अब चलो हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करेंगे। बच्चों एक कांड होता है भोपाल गैस कांड। कांड इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई ये कांड ही था वाकई में। होती है भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है और भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड जो है वह फैक्ट्री थी। इसमें क्या हो गया, गैस का रिसाव हो गया रात में जो है वह गैस का रिसाव हो गया 2 दिसंबर। अब किसी को पता हो तो वह भाग भी ले, रात में हो गया, आधी रात में, मिडनाइट। कहते थे लोग कि भाई हमारे घर में जो थे वह व्हाइट कलर के बादल थे, हमारी जो सांस है वह घुट रही थी, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और उसमें से जब बाकी लोगों को जगाया तो वे उठे नहीं। बच्चे और बूढ़े सबसे पहले खत्म हो गए थे। कहते लगभग 8,000 से ज्यादा डेथ हुई थी, 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। महिलाओं की प्रजनन क्षमता, ठीक है, जो बच्चे पैदा हो रहे थे वह विकलांग हो रहे थे, उनकी या तो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था या फिर उनके लंग्स में डिफेक्ट था। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जो इसके कारण हुई। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर यही यूनियन कार्बाइड, चूंकि बच्चों यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री ने क्या किया था, अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए जो सेफ्टी मेजर्स थे ना उनको फॉलो नहीं किया गया था। और अगर यही कंपनी भोपाल यहाँ पे इंडिया में ना होती और यही कंपनी अगर
यूके में या फिर बाकी जगह होती, यूएस में होती, तब इसे अपनी कॉस्ट कटिंग ये नहीं कर पाती, वरना कंपनी बंद हो जाती। खोली भारत में इसलिए क्योंकि भारत में एनवायरनमेंट के लिए उस वक्त तक बहुत ज्यादा प्रोविजन नहीं थे, लेकिन जब हजारों की संख्या में लोग मारे गए, लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए, कहते उस वक्त जो है सबसे ज्यादा जो वहां के पशु थे, ठीक है, जो वहां के एनिमल्स थे, जो गाय जो एंड बाकी सब थे, वो सब इतनी संख्या में मर गए थे कि वहां पर जो एनिमल प्रोडक्ट एंड बाकी चीजें थी वो खत्म हो गई थी लगभग। वहां की जो बिल्डिंग्स है वह पीली हो गई थी। तो यहां पर क्या था बच्चों कि अचानक से क्या हुआ कि 2 दिसंबर की मिडनाइट में यहां पर एक जो गैस है वह लीक हो जाती है, और इस लीक होने का कारण था कि जो एक सेफ्टी वॉल्व यहां पर लगाया जाता था, चूंकि वह उसमें और केवल देखने के लिए एक ही श्रमिक था कि भाई देखो ऐसा तो नहीं, जबकि होना तो ये चाहिए ना कि अगर सोचो लाखों लोग अगर प्रभावित हो रहे हैं, तो इसके लिए अगर सरकार ने परमिशन दी है तो आप ये भी तो देखो कि वो सेफ्टी मेजर को फॉलो कर रहा है या नहीं, फिर पूरे जहां पे भी लगाया वो पूरी जगह के लोगों को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। कहते हैं कि इसके पीछे और भी काफी सारे जो है वह हिडन चीजें थी कि लोग देख रहे थे कि इस गैस से कितने लोग मर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें उठी, और आखिर में जो यहाँ के प्रभावित लोग थे उनको न्याय नहीं मिला, ठीक है। और जो यूनियन कार्बाइड की अगर हम बात करेंगे, इसका जो मालिक था वह भाग जाता है रातों रात, इस पर कोई जो कानूनी का इसको ला ही नहीं पाए फिर। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों कि अगर ये गैस लीक हुई, यहाँ के जो सेफ्टी मेजर थे उसको फॉलो करने के लिए एक ही श्रमिक था, और अगर मान लो कि उसने ही ठीक से चेक नहीं किया, उस कंडीशन में क्या होगा, आपने ये नहीं सोचा कि उस कंडीशन में होगा क्या, परमिशन दे दी, ठीक है, तो इसने कॉस्ट कटिंग कर ली, लेकिन सेफ्टी मेजर्स जो है उसको पूरा ढीला छोड़ दिया, लाखों लोगों की जो जिंदगी है वह दांव पे लग गई। तो ये जो डिजास्टर हुआ बच्चों, इसके बाद क्या हुआ, इसमें जो गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, ठीक है, MIC। इसमें कौन सी गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है ये लीक हुई थी, और ये हाईली पॉइजनस थी, हाईली बहुत ज्यादा विषाक्त गैस थी, ठीक है। अब देखो क्या ऐसे में आप इसे किससे जोड़ोगे, आपके जीने का अधिकार किसी ने छीन लिया रातों रात, आपका आर्टिकल 21 आएगा नहीं आएगा, अब आपको यहां पे प्रोटेक्शन कौन देगा, तो यहां पे गवर्नमेंट का राइट है कि आपको राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट दे, आपको पॉल्यूशन फ्री जो एयर है वह दे, ठीक है, ये किसका है, गवर्नमेंट का साइड है बच्चों। तो यहां पे आपको याद रखना है कि इसके बाद राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21, और यहां पर राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट जो है इसको जोड़ा गया, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट फंडामेंटल राइट। 1991 में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक केस में पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर को, पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, इसको आपके फंडामेंटल राइट में शामिल किया, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों ये गवर्नमेंट को दी गई, और अगर गवर्नमेंट इसे फुलफिल नहीं करती है तो गवर्नमेंट पर जो एक्शन है वह लिया जाएगा, इसके लिए जो प्रयास है वह किए गए। नंबर ऑफ ऐसे केसेस आए जिसमें इसकी जो बात है वह की गई, ठीक है, आई बात समझ में, भोपाल गैस ट्रेजेडी और आपके किस आर्टिकल से जुड़ती है। देखो आप देखेंगे कि काफी सारे ऐसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर जो नियम है 1980s के बाद से बनाए गए, प्रोटेक्शन कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, एयर एंड द इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। अब देखो अगर मान लीजिए आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्तमान में क्या है, अब ये 1986 आपसे पीटी में भी पूछा जा सकता है, तो इसके क्या प्रोविजन है वो आने चाहिए। इसके अलावा जब आप एनवायरनमेंट को लेकर अगर कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तब आप इसका यूज करोगे। आई बात समझ में, बस आपका खत्म हो गया ये वाला जो चैप्टर है। तो हमने जहां से शुरुआत की थी उसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसके उद्देश्य क्या है, कि हमें किस पर्पस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह चाहिए होता है। 1, 2, 3 एंड 4 इसमें है, आपको इसको भी कमेंट करके बताना है।
ठीक है। इट ले आउट सर्टेन आइडियल दैट फॉर्म ऑफ बेसिक ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री, define the nature of a country political system, prevent tyranny of domination by a majority over minority, and it help to save us from ourselves. क्वेश्चन नंबर 11 कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखो जल्दी से आ जाओ, सबसे पहले इंडेक्स एक बार देख ले, इंडेक्स देख के पढ़ा करो कि क्या क्या हो गया, क्या क्या बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, इसके आगे गिनती खत्म है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, आपका ये सब कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम कल से बात करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्ट 1 की, और इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है आपका डेमोक्रेसी व्हाट एंड व्हाई, आखिर लोकतंत्र क्यों और कैसे, ये इसका होगा। तो शाम को 5 बजे यूपीएससी हिंदी पे मिलेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको जो है वह सब क्लियर हो गया होगा। अच्छा चलो लास्ट में एक बार बता देती हूँ कि हमने आज की क्लास में कवर जो है वह क्या क्या किया। फंडामेंटल राइट्स जाने कुछ है ना, मार्जिनलाइजेशन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस की बात की, दलित आदिवासी के प्रोटेक्टिंग राइट की बात की, प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज SC/ST एक्ट की बात की, आदिवासी डिमांड सोशल जस्टिस, पब्लिक फैसिलिटी लॉ एंड सोशल जस्टिस आर्टिकल 15, 21, 29 एंड 30 की बात की। साथ ही हमने देखो यहाँ पर चर्चा की कि आखिर जो सोशल जस्टिस और मार्जिनलाइजेशन है वह कैसे चीजें जो है वह ठीक हो सकती है। हमने इसके 2 तरीके देखे, ठीक है। ये ठीक कैसे हो सकती है, हमने 2 तरीके देखे। एक तो था आपका तरीका क्या, फंडामेंटल राइट्स है ना, एक तो तरीका था आपका बच्चों फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 29 एंड 30 जो है वह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सेकंड, जब हमने यहाँ पर लॉ की बात की थी, सोशल जस्टिस हमने देखा था कि भाई एवरीवन जो है, सभी लोग जो है वह किस चीज़ को डिजर्व करते हैं, इक्वालिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ को। और उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है एजुकेशन, हेल्थ, हाउस, हॉस्टल ये सब प्रोवाइड करे SC/ST वुमेन, ट्राइबल कम्युनिटीज, मुस्लिम को, ये इनका दायित्व है, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क क्या दिया, जो भी वेलफेयर स्कीम है सभी वर्ग के लिए 2-2 3-3 बहुत सारा होमवर्क है, करोगे ना तो बहुत सारी चीजें सीखोगे, बेसिक टू एडवांस सब कवर हो जाना है, कुछ नहीं बचेगा। आप देखोगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया बच्चों, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इट इज ऑल्सो अ सोशल एंड मोरल इंपेरेटिव। इसको आप लिखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हमने लॉ की बात की कि लॉ में एक तो SC/ST एक्ट एंड दूसरा आदिवासी डिमांड एक्ट 1989, ठीक है, क्लियर। कुछ क्वेश्चंस इसमें छोड़ दिए, आप देखिएगा। नेक्स्ट मैंने आपसे पब्लिक फैसिलिटीज की बात की कि वाटर एंड कि अगर पानी की कमी है, आपको 3 दिन में 2 बाल्टी पानी मिल रहा है, तब आप क्या करोगे। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ में आपका राइट टू वाटर जो है वह शामिल है। UN जो है वो भी राइट टू वाटर की बात करता है कि आपका ये फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट क्या प्रयास करे, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर फंडामेंटल राइट जो है वह घोषित किया। पब्लिक फैसिलिटीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन ये सब प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ एंड सोशल जस्टिस की हमने बात की कि एक लॉ बनता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, और इससे ज्यादा, इससे कम मजदूरी आप नहीं दे सकते। अगर 100 रुपए मजदूरी तय हुई है एक दिन की, इससे कम आप नहीं दे सकते, चाहे वो बार्गेन करे या ना करे। क्योंकि एक मजदूर जो है वह उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो बार्गेन करने की कंडीशन में नहीं है, और ऐसे में सरकार उसका पक्ष जो है वह मजबूत करे, इसके लिए सोशल जस्टिस के लिए वह लॉ मेकिंग कर रही है। फिर हमने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23, 24 राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और क्या है, और ये है कि पार्लियामेंट का एक्ट हमने देखा इसमें, है ना, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन 23, जिस चीज की चर्चा कर रही हूं। और अगर भूल रहे हो ना, प्लीज एक बार जाके आर्टिकल को पढ़ लो, ठीक है। पेंसिल वाले को देख ला एक बार, ये जो पेंसिल है ना, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, एक बार इसको आप देखिएगा कि ये जो है दिखता कैसा है। ये पोर्टल के आज भी है। 2 दिसंबर की मध्य रात्रि में कौन सी गैस लीक हुई थी बच्चों, भोपाल गैस कांड में। अगर यही जो है यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री है, अगर यही कार्बाइड फैक्ट्री अमेरिका में होती तब तो इसको अपने सेफ्टी मेजर के लिए ज्यादा, इससे जो गैस भी निकल रही है ना, उसको भी ठीक तरीके से उसको उपचारित करके ही बाहर भेजना था। लेकिन चूंकि इंडिया में एनवायरमेंट को लेकर इतने ज्यादा एक्ट पॉलिसीज नहीं थे, है ना, इस वजह से यहाँ पे जो ये गैस ट्रेजेडी हुई, कॉस्ट कटिंग के लिए सेफ्टी जो मेजर्स है उनको ढीला छोड़ दिया गया, और उसके बाद लाखों लोग जो है वह इससे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर क्या था, हमने देखा कि जो आपका पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, राइट टू जो हेल्थ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 91 में पॉल्यूशन एंड फ्री एनवायरनमेंट को आपके जो फंडामेंटल राइट है शामिल किया उसमें।
तो आपका क्लास 8 खत्म हो गया। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं कल क्लास 9 में। और उसके पहले आपका यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, जो भी बच्चे अभी तक उससे ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कीजिए। काफ़ी सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिलेंगी एंड सारे प्रोग्राम जो है धीरे धीरे करके शुरू होंगे। थोड़ा समय लगेगा, जब चीज़ें शुरू होती है, शुरुआत में चीज़ें है ना, चलने में थोड़ा समय लग जाता है, तो धीरे धीरे आपको उसमें सब प्रोवाइड किया जाएगा, डोंट वरी। चलिए, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है कॉमेंट कीजिए, आपके जो सजेशंस है बहुत बहुमूल्य है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो जेन्युइन कमेंट्स है बच्चों आपके कि मैम ये प्रॉब्लम है क्लास को समझने में, टीम कंसीडर करती है, हम उसमें चेंज भी करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।